नमस्कार, मेरे चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत है और ये इस चैनल का बहुत ख़ास प्रोग्राम है जिसका नाम है कहाँ से किताब, जिसमें हम अपने मेहमानों से किताबों से उनके रिश्ते के बारे में बात करते हैं, उनकी प्रिय किताबों के बारे में बात करते हैं, उनके पढ़ने लिखने के विषय में बात करते हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम का, इस चैनल का मेयार जो है, वो जितना पहले था उससे बहुत बढ़ गया है। आज हमारे साथ जाने-माने आलोचक, लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि किताबों से उनका किस तरह का रिश्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका और हमारे लिए बड़ा ये गौरव का क्षण है, बड़े संतोष का क्षण है कि आज इस सीरीज में फाइनली आप आए हैं। धन्यवाद हिमांशु, थैंक यू वेरी मच। जी। बहुत सर अच्छा लगा मैं मुझे आकर के। बहुत शुक्रिया आपसे सर। बात करना बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बहुत शुक्रिया। कभी हम लोगों ने आमने-सामने इस तरह अनौपचारिक या इवन औपचारिक ढंग से बात की नहीं है, तो मेरे हाँ, लिए भी ये एक अच्छा मौका है आपसे बात करने का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बस में अगर हो तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि जिस तरह के आप हैं, उस तरह के होने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? मैं आपसे आपका पूरा ज़ख़ीरा समझ लूँ, मतलब मेरा बस चले अगर तो। उसके लिए हिमांशु, अगर आपने सवाल बड़ा दिलचस्प पूछा है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके लिए मुझे लगता है कि केवल एक किताब पढ़नी ज़रूरी है जी, और वो किताब आप कह सकते हैं दुनियावी मायनों में पागलपन की। और क्या कुछ बात! पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो दीवानगी, वो किसी चीज़ के प्रति एक डेडिकेशन, एक सनक की हद तक पहुँचा हुआ लगाव। अब चूँकि आपने कहा और ज़ाहिर है कि मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग बहुत सहज रूप से बात करें। जी, मुझे इन दिनों ये बात बार-बार याद आती है। मेरा जन्म और पालन-पोषण ग्वालियर में हुआ। मेरा परिवार ग्वालियर में था और अभी भी है एक मेरा जो भाइयों का परिवार है। तो मेरा ख्याल है मैं उस समय 8-10 साल का रहा हूँगा जी, और तब ग्वालियर में या किसी भी नगर में ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा नहीं होता था। जी, ग्वालियर में तो ज़्यादातर लोग साइकिलों पर या टाँगों पर चलते थे। कारें गिनी-चुनी थी, स्कूटर गिने-चुने थे। जी, तो मेरे बाबूजी और मेरी जीजी यानी माँ के पास रोज़ नहीं तो हर दूसरे-तीसरे दिन ये शिकायत आती थी कि भई वो अभी देखा, अभी थोड़ी देर पहले या सुबह देखा था, वो जी। परसोत्तम चलते-चलते पड़ रहा था सड़क पर। किसी क्या दिन बात! चोट खा जाएगा, किसी तांगे-वांगे से टकरा जाएगा, लड़का जो है वो चलते-चलते पड़ता रहता है। ये फैक्ट है। मुझे ऐसी दीवानगी थी पढ़ने की। वहाँ एक सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी थी पंडित जी की, पंडित रामनारायण। जी, वो हर हफ्ते दिल्ली आते थे और दिल्ली से नई किताबें खरीद के ले जाते थे, अंग्रेजी, हिंदी की। और सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी तो आप लोग समझते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो वो मतलब हर महीने आप कुछ पैसे दीजिए जी, उनको और जी, किताबें पढ़ते रहिए। पत्रिकाएँ, किताबें। तो हमारे नाना जी उनके यहाँ मेंबर थे और उन्हीं ने मुझे मेंबर बनवा दिया था। तो वो जी, तो उर्दू के अपने पुराने उपन्यास पढ़ते थे, जासूसी दुनिया वगैरह। जी, जासूसी दुनिया मैं भी पढ़ता था लेकिन नागरी में। जी, इब्ने सफ़ी बीए, जी, जी। अनुवाद प्रेम प्रकाश। नहीं, हाँ, लेखक इब्ने सफ़ी बीए, अनुवाद प्रेम प्रकाश, प्रकाशक जासूसी दुनिया प्रकाशन, बाई का बाग, इलाहाबाद 3। ये छपा रहता था, वो हर महीने आती थी। जी, जी, क्या बात! तो वहाँ से रो किताब लाते थे और लोग आमतौर जी, से दिन में 1 किताब ले जाते थे और लौटा देते थे अगले दिन। जी, मैं पंडित जी के यहाँ से दिन में 3-4 किताबें ले आता था। 1 किताब लाए, अच्छा, पढ़ी, 3 घंटे बाद लौट आए, दूसरी ले आए। तो वो वहाँ उनके दुकान तक जाने और घर तक आने के बीच में भी मैं पढ़ता रहता था। क्या तो बात! इसलिए मैंने कहा कि अब मेरे जैसा बनना अगर कोई आदर्श स्थिति हो, तो इस तरह के पागलपन को अपना लीजिए। और इसीलिए आप हैं। आलोचक का काम भी यही होता है असल में। बिल्कुल। हुँ, तो जी। तो सर, इस पागलपन की शुरुआत कैसे हुई? अगर मैं बिल्कुल शुरुआत में जाऊँ कि कैसे ये सफ़र शुरू हुआ दीवानगी का? बड़ा मुश्किल है कहना इसके लिए, मतलब और पुराने लोगों के मुहावरे में पूर्व जन्म के संस्कार के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि मेरा जन्म एक ठेठ व्यापारी परिवार में हुआ था और व्यापारी भी क्या, मेरे पिताजी एक मझोले दर्जे के दुकानदार थे, सर्राफे का काम था हमारे यहाँ।
और हमारे जन्म के पहले पिताजी ने बहुत अच्छे दिन देखे थे, लेकिन जब हमारा जन्म हुआ और हम दोनों तीनों भाइयों का, बहन का, तो वी वर नॉट रियली वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली, ठीक-ठाक, अपने एक मझोला व्यापारी परिवार जो होता है। तो ऐसा कोई पढ़ने लिखने का माहौल था नहीं घर में। जी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे कोई बुद्धिजीवी हों या प्रोफ़ेसर हों या इस तरह के किसी जी। उसमें हों। जी। लेकिन स्ट्रेंजली भी क्या, जो भी स्थितियाँ थीं, मेरी माँ लिख नहीं सकती थी, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो पढ़ती खूब थी और उसके पास, जैसा मैंने आपसे कहा कि सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी से तो किताबें आती ही थीं, मैं और माँ पढ़ते थे और उसके पास अपनी भी कुछ किताबें थीं। तो मुझे याद पड़ता है कि 7-8 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ के संग्रह से 2 किताबें पढ़ी थी। अच्छा। एक था चतुर्सेन का कहानी संग्रह नवाब ननकू, हुँ। दूसरा था प्रेमचंद का कहानी संग्रह प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियाँ, 7 जिसमें साल 13 की उम्र में? हाँ, 7-8 साल की उम्र में। तो ये उसके बाद से बस वो एक चार्ट लग गई मुझे कहानियाँ पढ़ने की। धीरे-धीरे वो चार्ट उपन्यास पढ़ने में बदली, हुँ। कविताएँ पढ़ने में बदली, फिर फिलॉसफी और हिस्ट्री पढ़ने में बदली और बस इसी तरह चलता रहा और अब स्थिति ये है कि मैं सभी विषयों पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुख्य रूप से हिस्ट्री, फिलॉसफी और लिटरेचर। जी। इनमें तो कोशिश रहती है कि जितना अधिक से अधिक जान सकूँ, सोच सकूँ, नवीनतम प्रवृत्तियों से, नवीनतम सोच से वाकिफ़ हो सकूँ, अपने आप को अपडेट रख सकूँ। तो शुरुआत तो हिमांशु बस ऐसे हुई, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि परिवार में ऐसा माहौल था या कुछ था, बस हो गया। हाँ, माँ से लेकिन एक ज़रूर आपको, चूँकि माँ आपकी हाँ, पढ़ती निश्चित थी रूप तो वहाँ से, से। निश्चित रूप जी। से। माँ मेरी मित्र थीं। जी। एक इस तरह के परिवार में किसी स्त्री की जो वेदना होती है, जी। जो उसका अकेलापन होता है, जो उसकी घुटन होती है, मुझे जो 2-4 चीज़ें अपने बारे में सोच के अच्छा लगता है और सोचता हूँ कि जीवन एकदम व्यर्थ नहीं गया। उसमें एक ये है कि मैं उस छोटी उम्र में ही अपनी माँ का मित्र हो गया था। वो मुझसे अपने दुःख-सुख शेयर करती थी और उन दुःख-सुखों की तफ़सील में जाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, आप बिल्कुल, कल्पना कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। एक ऐसे परिवार में, ठेठ पारंपरिक परिवार में, जहाँ पुरुष लोग बड़े सहज रूप से इस मुहावरे का इस्तेमाल करते थे कि औरत का क्या है, पैर की जूती है, एक टूट गई नई ले आए, लाइक दैट। हुँ, बिल्कुल। तो उस परिवेश में वो स्त्री मेरे साथ अपने सुख-दुःख शेयर करती थी। हम जो किस्से कहानियाँ पढ़ते थे, उस पे बातचीत होती थी हमारी। वो जब बेचारी बहुत थक जाती थी, पढ़ते-पढ़ते आँखें उसकी थकने लगती थी या उसे नींद आने लगती थी, तो मुझसे कहती थी, "परसोत्तम तू पढ़ के सुना मुझे।" हुँ। मैंने चंद्रकांता इसी तरह पढ़ा है। चंद्रकांता मैं माँ को पढ़ के सुनाता था हुँ, और इस तरह क्या चंद्रकांता, चंद्रकांता सतति भूतनाथ जी, पूरा पढ़ लिया। जी। तो एक उस मित्रता की बुनियाद में एक हिस्सा किताबों का भी था। ये डेफ़िनेटली, भी निश्चित रूप बिल्कुल, से। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक एक तो फ़ेहरिस्त रहती है इसमें कुछ सवालों की, लेकिन उससे पहले मैं, चूँकि एक चीज़ मैं लालच अपना रोक नहीं पा रहा हूँ, हालाँकि ये सवाल बाद में भी आ सकता है, लेकिन मैं इसको अभी पूछ रहा हूँ कि जो ये एनालिटिकल पावर आपकी विश्लेषण क्षमता जो बनी, जिस तरह से आप, जैसे जब मैंने अकथ कहानी प्रेम की जब पहली बार पढ़ी, हुँ, तो मैं हैरान रह गया कि कोई इस तरह से बात निकलती जाए और वो सब बातें एक एक ख़ास तरह से एक तरफ बढ़ रही हों और इतनी ज़बरदस्त विश्लेषण किसी चीज़ का, मतलब हैरान था मैं। तो मैं उसको समझना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह से आया? अगर उसके पीछे कुछ किताबें हों, तो अगर मैं समझना चाहूँ तो? किताबों की बात नहीं है इसमें। जी। अगेन मैं ये कहूँगा कि इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जी। लेकिन एक चीज़ जो मेरा बेटा कहता है मेरे बारे में और सुमन भी कहती है, बिटिया भी जी। कहती है, तो मैं इसलिए इन लोगों को कोट कर रहा हूँ कि ये मेरी पत्नी और मेरा बेटा-बेटी, ये तीनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। और बहुत अच्छे प्रशंसक हैं और उसी के साथ कठोर हुँ। आलोचक भी हैं। इन जी। तीनों में से किसी के बारे में मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि इन्हें मेरी लिखी हुई हर चीज़ अच्छी लगेगी। ये हुँ। मुँह पे कह सकते हैं कि बोरिंग लिखा है यार, छोड़ो क्या लिखा है, कुछ नहीं, बेकार है। मुँह पे मेरे कह सकते हैं ब्लंटली, बिना इस बात की परवाह किए कि मेरी भावनाएँ कितनी आहत होंगी, कितनी नहीं होंगी।
तो इसलिए इनकी बातों को मैं गंभीरता से लेता हूँ। जी। तो इनकी बातों से जो मुझे लगा, मैंने अपने आप से भी ये सवाल पूछा जो आप पूछ रहे हैं। तो हिमांशु, होता क्या है कि मैं चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ, और मैं कुछ जो बड़े सहज सवाल हैं, जी। जिन्हें हम अपने अध्ययन और पांडित्य के ढेर के नीचे कई बार दबा देते हैं, जी। वो मेरे यहाँ दबते नहीं हैं। जी। जैसे मेरा बेटा कहता है कि हिंदुस्तानी एजुकेशन सिस्टम की ये खासियत है जी। कि 10वीं क्लास के बाद आप जितने ज़्यादा पढ़ते जाते हैं, जी। अपने परिवेश और अपने वास्तविक समाज से उतने ही दूर होते जाते हैं। दूर होते जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन पापा, तुम्हारी खासियत ये है कि तुम पीएचडी कर गए, डबल एमए कर गए, क्या-क्या कर गए, और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लिए, पढ़ा लिया, लेकिन तुम अभी भी एक लेवल पर ठेठ अंगूठा टेक हिंदुस्तानी की तरह सोच सकते हो। और इसीलिए तुम्हारे पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस आमतौर से सही निकलते हैं, गलत नहीं निकलते हैं। तुम्हारी पॉलिटिकल समझ जो भी हो, प्रेडिक्शंस तुम्हारे सही निकलते हैं, बिकॉज़ यू कैन कनेक्ट एंड थिंक जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी इंडियन। असल में क्या है हिमांशु, कि जैसे आपने अकद का जिक्र किया, जी। उस किताब का जो सबसे दीर्घ चैप्टर है वो रामानंद और कबीर के बारे में है। जी। 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 उसमें मेरे मन में 2 सवाल थे, और ये 2 जी। सवाल मेरे मन में कुछ नहीं तो कम से कम आज तो मैं कह सकता हूँ 30 साल से, जब वक़्त मैं लिख रहा था, जी। उस समय के हिसाब से तो कहूँ तो करीब 15-20 साल से थे। जी। 2 सवाल ये थे कि ऐसा क्यों है जी। कि कबीर के अपने समय और उसके बाद 20वीं सदी के आरंभ तक हर स्रोत ये कहता है कि रामानंद कबीर के गुरु थे, जी। और 20वीं सदी में आके एकाएक मॉडर्न स्कॉलर्स ये कहने लगते हैं कि नहीं थे। तो ये जो 400 साल की कंसेंसस है, इसको आप ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे? हाँ। या सारे के सारे उस समय के जो भक्तमाल के लेखक थे, परचैयों के लेखक थे, इवन तज़किरों के लेखक थे, हाँ। ये सब क्या ब्राह्मणवादी साजिश के शिकार हो गए थे? मतलब मैंने उस किताब में सार्कास्टिकली लिखा है कि ब्राह्मणों की चतुराई में सही। किसको संदेह हो सकता है, लेकिन थोड़ी जी। बहुत चतुराई अन्यों के पल्ले भी पड़ी है। तो ऐसा जी। नहीं है कि ब्राह्मण मूर्ख बनाते रहते थे, बाकी सब केवल मूर्ख ही बनते रहते थे। तो एक सवाल ये मेरे मन में लगातार बना रहा। जी। दूसरा ये कि जिस भी स्कॉलर को आप पढ़ें, वो बताए कि अगस्त्य संहिता के आधार पर हम कह सकते हैं कि रामानंद कबीर से 100 साल पहले हो चुके थे। सच्चाई ये है जी। कि ऐसा कहने वालों में से जी। शायद ही किसी ने अगस्त्य संहिता देखी है। मैंने उस किताब में लिखा भी है कि किसी से आप ये पूछ मत लीजिएगा कि अगस्त्य संहिता देखी है या नहीं, क्योंकि सही है। विद्वानों के बीच में अगस्त्य संहिता की हालत भगवान जैसी है। देखा किसी ने नहीं है, कसमें सब खाती है। कसमें सब खाती है। मैंने खोजी अगस्त्य संहिता, मैंने जी। कलकत्ते जाकर खोजी, चंडीगढ़ में मेरे 2 विद्यार्थी गए, वहाँ जो लाहौर डीएवी कॉलेज की लाइब्रेरी अब चंडीगढ़ के भगत सिंह कॉलेज में आ गई है, वहाँ से जी। मेरे लिए वो उसकी फोटोकॉपी करके लाए। बनारस गोयनका संस्कृत पाठशाला में मैं गया, जी। वहाँ के आचार्य इंदु शेखर तिवारी के सहयोग से मैंने अगस्त्य संहिता की कॉपी हाथ से बैठ के ली। जी। और वहाँ कलकत्ते की नेशनल लाइब्रेरी से बांग्ला में जो उसका संस्करण है अगस्त्य संहिता का, वो मंगवाया। जी। हरिद्वार से मेरे मित्र, स्वर्गीय मित्र समीर, बहुत अच्छे पोएट भी थे वो, उन्होंने जी। मेरे लिए कहीं से एक छपी हुई पोथी खोज निकाली अगस्त्य संहिता की, और तब मैंने लिखा कि अगस्त्य संहिता में रामानंद का नाम तक नहीं, क्योंकि अगस्त्य बिल्कुल। संहिता रामानंद के जन्म से 100 साल पहले रची गई थी। तो ये जो आपका सवाल था, उस पर अगर लौटें, जी। मैं अपनी सहज जिज्ञासा को खत्म नहीं होने देता, और उसके ऊपर अपनी जानकारियों और अपने पूर्वग्रहों का बोझ नहीं पड़ने देता। मुझे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, जी। लेकिन मैं सवाल इस तरह पूछता हूं कि जो पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेरे समाज में इतनी लोकप्रिय क्यों है? बिल्कुल। मैं उस लोकप्रियता से मुंह नहीं चुराता, और बिल्कुल। मैं उसे केवल कुछ लोगों की साजिश का नतीजा नहीं मानता। There is something which has to be analyzed and understood. तो एक तो ये, और दूसरा जो जानकारी मुझे मिलती है, जी। जो 4 किताबें या 4 आर्टिकल मैं पढ़ता हूँ, जी। उन्हें मैं कनेक्ट करता हूँ। मैंने मान लीजिए आज फिलॉसफी की एक किताब पढ़ी,
जी, 4 दिन पहले मैंने हिस्ट्री की कोई किताब पढ़ी जी, और आज बैठ के मैं कोई उपन्यास पढ़ रहा हूँ। जी, वो उपन्यास पढ़ते समय ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी और वो हिस्ट्री की किताबें मेरे दिमाग से गायब हो चुकी, जी, वो यहाँ कनेक्ट हो रही हैं आके। इसकी वजह से वो बात होती है जो आप कह रहे थे कि इतनी जी, आप जैसे लोगों को प्रभावित करने वाली जी, विश्लेषण क्षमता वगैरह वगैरह। हैरान करने वाली, प्रभावित हाँ, तो वो जो बहुत। भी है। जी, बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। वो सर उस वजह मैं से। जी, अब मैं सवाल पे आता हूँ जिससे मुझे शुरुआत आम तौर पे मैं करता हूँ कि जी। हाल-फिलहाल में आपने कौन-सी अच्छी किताबें पढ़ी या पढ़ रहे हैं? अगर आप बताना चाहें। नहीं, नहीं, क्यों नहीं? हाल-फिलहाल में तो मैंने पिछले महीने, डेढ़ महीने की अगर बात करें, जी, तो मैंने वाक़ई कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण किताबें पढ़ी हैं। जी, जिसमें से एक है मेरे बहुत पुराने जेएनयू के दिनों के मित्र जयरस बानाजी की किताब, जी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल कैपिटलिज्म, जो यूरोप में इंडस्ट्रियल जी, कैपिटलिज्म के पहले, जी, और बाय द वे ये हम लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत के संदर्भ में व्यापारी पूंजीवाद की बात रामविलास जी करते रहे हैं जी, और उस पर बहुत से लोगों को ऐतराज़ रहा है, वो एक अलग मसला है। जी, लेकिन ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है और ये यूरोप के संदर्भ में लिखी गई है। मैंने जी, राजकमल प्रकाशन के मित्रों से कहा भी है कि इसका हिंदी अनुवाद होना हिंदी चाहिए। में। जी, और दूसरी एक किताब जो जेरस ने ही रिकमेंड की थी मुझे, जी, वो है अर्ली मीडिएवल ओरिजिन्स ऑफ इंडिया। ये अच्छा, क्या नाम है उनका, मनु देवदेवन नाम के स्कॉलर हैं आईआईटी में, आईआईटी हिमाचल में, जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, बहुत अच्छी किताब है। तो ये पढ़ी। अभी मैंने पढ़ी बेगम एंड रानी, हाँ। रुद्रांशु मुखर्जी की लिखी हुई किताब जो रानी जी, 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 लक्ष्मीबाई जी, और जी, आपके देखिए जी, जी। बेगम मैंने पढ़ी हज़रत महल पिछले के दिनों बारे मैंने में। भी पढ़ी। जी, हाँ, वो बहुत बहुत जी, अच्छी किताब है, आपने पढ़ी, बहुत अच्छा जी, लगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर एक किताब 3-4 साल पुरानी है लेकिन मेरा ध्यान इधर अभी गया उस पर, फीस्ट ऑफ वल्चर्स, जोसे हुँ, जोसेफ की। जी, तो जो भारतीय सत्ता तंत्र की जो भ्रष्टता है, वो जी, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, एज़ जी, सच, जी, उसका बड़ा हृदय विदारक चित्र वो किताब प्रस्तुत करती है, उसके नाम से ही ज़ाहिर है, गिद्धभोज, फीस्ट ऑफ जी, वल्चर्स। जी, फिर इरा मुखर्जी की किताब और मणिमुग्ध शर्मा की किताब अकबर के बारे में, अकबर पे, जी, दोनों किताबें। जी, और इस समय अभी तुरंत जो मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, जी, वो डेविड सुल्स की किताब है, एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस। अच्छा, और ये मुझे इसलिए भी, मैं अगेन ये अपने बेटे के सुझाव पे पढ़ रहा हूँ। मेरा जी, बेटा जो है वो फिलॉसफी में रिसर्च कर रहा है, फिलोसोफर है वो, जी, और डेविड सुल्स उसके अध्यापक हैं। उसके जी, अध्यापक तो नहीं है लेकिन हाँ, उस डिपार्टमेंट में है। जी, और इस किताब का वो हिंदी में अनुवाद कर रहा है, मेरा बेटा जी, ऋत्विक। वो इस अच्छा, किताब का हिंदी में अनुवाद कर रहा है, तो उसने कहा कि पापा तुम्हें ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, और फिलॉसफी की ही एक और किताब जो कुछ दिन पहले पढ़ी थी, उसका शीर्षक बहुत मज़ेदार है, विल यू किल द फैट मैन। जी, ये फिलॉसफी में जो नैतिक चुनाव की समस्या होती है, उस जी, पर लिखी गई किताब है और बहुत इंटरेस्टिंग बहुत, किताब है। मैं लेखक का नाम बहुत, अभी भूल रहा हूँ। विल यू जी, वुड यू किल द फैट मैन, बहुत ही मज़ेदार किताब है और बहुत विचार उत्तेजक किताब है। बहुत इधर बढ़िया। अभी 3-4 दिन पहले जो किताब मैंने पढ़ी है वो कांता कालिया जी, जी की पुस्तक रवि कथा, हाँ, जी, जी, रविंद्र जी, कालिया पर उनके हाँ, संस्मरण, और बिल्कुल, बहुत सुंदर किताब है। बहुत, जी, 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 मैंने फेसबुक पर उसके बारे में बस 2 ही शब्द लिखे थे, जी, प्रेम पगी आँखों जगी किताब। क्या बात है! बहुत सुंदर लगी मुझे, बहुत सुंदर संस्मरण वो वाह! लगा। और अभी चूँकि कुछ और काम है तो, और मैं करता रहता हूँ ऐसा बीच-बीच में, चीज़ों को रिविज़िट करता हूँ जो पसंद आती हैं, जी, अच्छी लगती हैं। जी, तो उस रिविज़िट के तौर पर मैं अभी मृणाल जी की और मृदुला गर्ग की कुछ कहानियाँ पढ़ रहा हूँ। इस समय जी, वही पढ़ रहा था जब अच्छा, आपका कार्यक्रम, तो अच्छा, मैं अभी बैठ के मृदुला गर्ग की कहानियाँ ही पढ़ रहा था। बहुत तो बढ़िया। क्योंकि दिन भर पढ़ता रहा वो एलिमेंट्स ऑफ जी, जस्टिस और ये सब, तो मैंने कहा कि अब थोड़ा क्रिएटिव लिटरेचर पढ़ा जाए, बहुत हो गया, हाँ, डिस्कोर्स क्योंकि बहुत बढ़ बाकी गया। सब किताबें आपने जो पढ़ी वो हुँ। उस तरह से बहुत अलग तरह की किताबें थी जो हाँ, आप। नेचुरली वो तो है ही। जी, तो बिल्कुल, यही है बिल्कुल, बंधु, इस समय बस यही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हुँ। और अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आपकी प्रिय किताबें कौन-कौन सी हैं, तो सबसे पहले कौन-सी किताबें यानी जिनके बारे में आपको सोचना ना पड़े, जो आपके ज़हन के, आपके दिल के इतने करीब हों कि फ़ौरन याद आ जाएँ, तो वो कौन-सी किताबें होंगी? महाभारत, गीता नहीं, महाभारत। जी, मैं गीता की बात नहीं कर रहा हूँ। महाभारत जी, एज़ सच।
इसी तरह ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक पर अभिनव गुप्त की टीका, जी 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 जिसमें वो दिव्य वाक्य, मैं उसे दिव्य कहता हूँ और कई बार उसका व्यवहार करता हूँ। ना एक ही क्या है, नहीं एक ना ही एक या दृष्टिया सम्यगम निर्वर्णनम निर्वहति, ये अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की अर्थ टीका अर्थ भी बता दीजिए सर, समझा दीजिए अर्थ भी। एक ही दृष्टि से किसी वस्तु का सम्यक वर्णन नहीं हो सकता। क्या बात है मैं इसे भारतीय सोच का सार मानता हूँ। सर, वो और लाइन फिर से अल्टीमेटली दोहरा दीजिए। ना ही एक ही दृष्टिया सम्यगम निर्वर्णनम निर्वहति, क्या बात है। एक ही दृष्टि से आप किसी फिनोमिनन को एडिक्वेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्या बात। ये कह रहे हैं वो असल में कविता की व्याख्या के प्रसंग में, जी लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभिनव गुप्त केवल काव्य शास्त्री नहीं थे, जी वो तंत्र और कश्मीरी शैव दर्शन के उद्भट आचार्य भी थे। जी उनकी जो पुस्तकें हैं, तंत्रालोक, अभिनव जी, भारती, धन्यालोक। वो जी ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक तो जी आनंद वर्धन की रचना जी मानी जाती जी है, जी लेकिन ध्वन्यालोक पर जो टीका है जिसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन, जी वो टीका अभिनव गुप्त की है। जी तो इसके अलावा उत्तर रामचरित, पद्मावत, जी जी। कवितावली, और मेरा परम प्रिय उपन्यास नेम ऑफ द रोज, हाँ के बारे में मैंने अकत में भी लिखा है। जी। मैं 3-4 लेक्चर्स में अगर नाम लूँ उसका, तो नए लड़कों से पुराने लड़के पूछते थे कि यार अभी तक नेम ऑफ द रोज नहीं आया लेक्चर में। तो मैंने अपना लेक्चर शुरू नहीं कर दिया। क्या बात। तो ऐसी अनेक किताबें हैं। अब जैसे वो मुझे बेहद पसंद है आग का दरिया, हाँ, करो फिर तिल में है जॉन का नॉवेल फ्रेंच जी लेफ्टिनेंट्स वुमेन, जी एक अद्भुत ढंग से लिखी गई किताब है हिस्ट्री की, दी ओरिएंटल रेनेसांस, जी जो 18वीं-19वीं सदी के यूरोप और उसके चीन और भारत के साथ संबंध, बल्कि इंटेलेक्चुअल डिस्कवरी पर रेमंड स्वाब की किताब है, कमाल की किताब है। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो हमारे आजकल के माहौल को समझने में मदद देने वाली किताब है। जी। फिर जैसा मैंने आपसे कहा, पद्मावत, दीवाने गालिब, हम्म ब्रदर्स कारामाजोव, हम्म। ये किताबें जैसे एक फिर आपका ये जी मुराकामी का नावल 1Q84, जी। मास्टर एंड मार्गरीटा, गोरा, रंगभूमि, एंड सर्टेनली डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या बात है। डिस्कवरी ऑफ बहुत। इंडिया केवल एक, और मैं चाहूँगा, आपने मुझसे जी कहा था कि लोग इस कार्यक्रम को किताबों की सूचना के लिए भी देखते हैं। जी मैं सभी दोस्तों से ये निवेदन करूँगा कि और कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, अगर जी अंग्रेजी में, और इन किताबों को हासिल करने, हालाँकि हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, अमेज़न पे सब उपलब्ध है। जी लेकिन और नेम ऑफ द रोज का तो हिंदी अनुवाद भी आ चुका है। जी लेकिन टैगोर का गोरा, मैं हर हिंदी भाषी से ये निवेदन करता हूँ कि टैगोर के गोरा का हिंदी अनुवाद, जी। प्रेमचंद का रंगभूमि और नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद, हिंदुस्तान की कहानी, आप पढ़ लें तो इन लेखकों का तो जो होगा सो होगा, आपका जरूर भला होगा। क्या बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर, मुझे ये बताएं कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने की महिमा क्या है? जो नहीं पढ़ते हैं वो किस चीज से वंचित है? नहीं, देखिए, वो तो ऐसा है कि पढ़ने की महिमा ये है कि अगर आप पढ़ेंगे हम्म तो उस पंक्ति का विषय बनने से बचेंगे, जो बहुत पुरानी पंक्ति हमारे यहाँ प्रचलित है कि सबसे भले जड़मति जिनना व्यापे जगत गति। हम्म। तो आप जड़ होने से अगर बचना चाहते हैं तो पढ़िए। क्यों पढ़िए? पढ़ने पर ही क्यों बल? क्यों नहीं हम सिनेमा देख के वो हो सकते, या सीरियल देखकर, या टीवी कुछ भी देखकर? जी यहाँ हमें थोड़ा सा विजुअल प्रेजेंटेशन और पढ़ने के बीच के फर्क को समझना चाहिए। जी बिल्कुल। जब आप कोई नाटक देखते हैं, जी जब आप कोई सिनेमा देखते हैं, तो आपकी कल्पना शक्ति एक तरह से स्थगित कर दी जाती है, जी। और आपको सोचने के एकांत के जो छोटे छोटे पल होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। मैं हम्म। एक उदाहरण से एक्सप्लेन करता हूँ। आप मान लीजिए सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी देख रहे हैं। जी
और वाजिद अली शाह एक ऐतिहासिक चरित्र है। जी, तो जब आप अमजद खान को वाजिद अली शाह के रूप में देखते हैं, तो आपकी अपनी कल्पना को ये सोचने की गुंजाइश नहीं है कि हो सकता है कि वाजिद अली शाह की हाइट केवल 5.5 फुट रही। जी, हो सकता है कि वाजिद अली शाह इतने रिष्ट पुष्ट ना रहे हो। जी, हो सकता है कि इतने हैंडसम ना रहे। वो थे, मैं जी, जानता हूँ, लेकिन वो आपको पढ़ने का जो स्पेस है वो आपको छूट देता है अपने ढंग से चीज़ों को इमेजिन करने की। दूसरी जी, बात ये कि जब आप पढ़ते हैं तो आपके सोचने का स्पेस बना रहता है। आप पढ़ते जी, पढ़ते रुक सकते हैं, अटक सकते हैं, सवाल उठ सकते हैं आपके मन में, और उनके लिए आपके पास स्पेस होता है। तीसरी बात ये है कि पढ़ने का मतलब व्हाट्सएप पढ़ना नहीं होता। जी, कहने को ये कहा जा सकता है कि हम व्हाट्सएप पढ़ते हैं, पोर्नोग्राफी पढ़ते हैं, जी, या निहायत घटिया किस्म का लिटरेचर पढ़ते हैं, तो पढ़ते रहिए। चेतन भगत को पढ़ने से कोई भला नहीं होना आपका। जी। आप उतने मूर्ख रहेंगे जितने हैं, ठीक है ना? उससे ज़्यादा भी हो तो सकता है। नहीं, वो अलग बात है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, वैचारिकता अपनी जगह है। मैं बहुत सारे लोगों से सहमत नहीं हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे अरुंधति रॉय की वैचारिकता से कोई सहानुभूति या वो सहमति नहीं है, लेकिन मैं उन्हें पढ़ता हूँ क्योंकि जी, मुझे चैलेंज मिलता है उसे पढ़ने से। इंटरेस्टिंग जी, लगता है, पढ़ने में आनंद आता है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि खास करके अगर आप एकेडमिक ना भी पढ़ें, क्योंकि एकेडमिक तो आपकी रुचि पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर आप एकेडमिक ना भी पढ़ें तो जी, क्रिएटिव लिटरेचर को जरूर पढ़ना चाहिए। आजकल खास करके अपने देश में जो हालत है हिमांशु, जी, अब जैसे एक इन दिनों बड़ी फिजूल की बहस चल रही है। जी, ट्विटर वगैरह पे लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप इसमें कुछ कहिए। मैं कहना इसलिए अवॉइड करता हूँ कि फिर मैं कुछ कह दूंगा तो दो टूक और तीखा होगा, तो फिर लोग हर्ट सेंटीमेंट लिए घूमेंगे इधर उधर। बहस चल रही है डोमिनियन स्टेटस और स्वतंत्रता हाँ, जी, के साथ। स्वाधीनता तो मिली नहीं थी, डोमिनियन स्टेटस मिला था, जी, और नेहरू तो डोमिनियन स्टेटस में मान गए थे। जी, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा जी, कि 1927 तक सभी डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे। जी, लोकमान्य तिलक, जी, स्वराज का मतलब ही था डोमिनियन स्टेटस। जी, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस में ये था कि इंग्लैंड के क्राउन के साथ आपके औपचारिक संबंध रहेंगे, जी, लेकिन बाकी सब मामलों में चीजें आप अपने आप तय करेंगे। सही, जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जी, जिन्होंने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जी, आग्रह किया कि डोमिनियन स्टेटस नहीं, टोटल इंडिपेंडेंस। जी, और टोटल इंडिपेंडेंस के उनके प्रस्ताव पर गांधी जी तक रुष्ट थे, जी, और वो किसी तरह जैसे कहें जवाहरलाल का मन रखने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया, उस पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। जी, लेकिन 2-3 साल घटनाक्रम इस तरह का चला, साइमन जी, कमीशन, कलकत्ता जी, जी। कांग्रेस, और उसमें लोकल सर नेहरू कमेटी रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था मोतीलाल नेहरू की उस रिकमेंडेशन का, और उसमें बाकायदा उसके लिए झगड़े थे कि उसमें वही मैं कह रहा संशोधन हूँ। हो। बिल्कुल। फिर जाकर के सन 30 के आपके लाहौर अधिवेशन में जी, टोटल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वाधीनता को माना गया कि ये कांग्रेस का जी, लक्ष्य जी, है। इसके बाद जब आप आजाद हुए सन 47 में, जी, तो आप एक संवैधानिक ढंग से आजाद हो रहे थे। जी, आप रक्त क्रांति के तो जरिए आजाद हो नहीं रहे थे, जी, आप एक संवैधानिक ढंग से आजाद हो रहे थे। ब्रिटेन के साथ आपके संबंध बाद में भी बने रहेंगे, ये जी, अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर थी। जी, तो कुछ दिन के लिए आप डोमिनियन रहे, जब तक आपका संविधान बन नहीं गया और संविधान लागू करने का आपने फैसला नहीं कर लिया। जी, संविधान लागू करते ही गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया, राष्ट्रपति का पद आरंभ हो गया, जी, और आप कॉमनवेल्थ के सदस्य रहे, लेकिन इंग्लैंड का क्राउन आपका क्राउन नहीं रहा, आपका सॉवरेन नहीं रहा। जी, तो अब ये सब अगर आपको मालूम हो, अगर जी, आपने बुनियादी तौर से चीज़ों को पढ़ रखा हो, जी, तो फिर इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों में आप नहीं उलझेंगे और आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकेंगे। या जैसे जी, अब केवल मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, भाई एनसीईआरटी की किताबें तो छोड़ दीजिए, वो तो सन 77 वगैरह में बनी हैं। जी, हमने तो स्कूल अपना पास कर लिया था सन 70 में, 71 में, जी, ठीक है? जी, अब आजकल के बालकों ने या विक्रम संपत जैसे लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, भगवान जाने, पढ़ा भी जी, है या नहीं। जी, क्योंकि हमने तो ग्वालियर जैसे छोटे से नगर में रहते हुए
जी, मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की किताबों में विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ा था, जी, चोल और चालुक्य राजा भी पढ़े थे, जी, कलिंग के नरेश और उनका साउथ ईस्ट एशिया तक विस्तार भी पढ़ा था, हमने तो सब जी, पढ़ा था। जी, महाराष्ट्र के यादवों के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन नहीं साहब, जी, अब कह दिया जाता है और आप मान लेते हैं, क्योंकि जी, आपने मिसाल के तौर पर एजुकेशन पर कोई सीरियस किताब पढ़ी ही नहीं है। जी, एजुकेशन की जो वास्तविक समस्याएं हैं, उन पर आपने कृष्ण कुमार को या अनिल सदगोपाल को अगर पढ़ा जी, हो, जी, पैगी मोहन को पढ़ा हो, तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों में आप उलझने से उबेंगे, नहीं उलझेंगे। इसलिए अपनी बुद्धि बनाए रखने के लिए, जी, दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में मनुष्य बने रहने के लिए, जी, क्योंकि एक बुद्धि और विवेक ही है जी, जो आपको जानवर से अलग करता है। जी, भूख, प्यास, उत्तेजना, आवेश, मैथुन की इच्छा, ये तो पशुओं में भी होती है। जी, आपको केवल अक्ल अलग करती है, आपको केवल बुद्धि अलग करती है। क्या तो बात वो है! बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पढ़ें आप। क्या बात है! बहुत सुंदर जवाब है सर, ये अलग से सुना जाने वाला। मुझे सर ये बताएँ कि आप तो पूरी दुनिया घूमे हैं, तमाम विश्वविद्यालयों में रहे हैं, किताबों के शौकीन हैं, प्रेमी हैं। किताबों से जुड़ी आपकी कुछ पसंदीदा जगहें, कुछ लाइब्रेरीज़, कुछ बुक शॉप और अगर कोई याद, कोई ख़ास जुड़ी हो, कोई ऐसा प्रसंग जो साझा करना चाहें? देखिए, ऐसा है, एक तो मैंने पंडित जी के बारे में बताया ही आपको। जी। पंडित रामनारायण जी, जी जी। जी, ग्वालियर जी। वाले, विद्वानावली में जी। उनकी दुकान थी। वो कई बार मुझसे थक जाते थे, परेशान हो जाते थे जी। कि यार, मतलब उनका नुकसान होता था ना। जी। भई वो चाहते थे कि उनका जो ग्राहक है वो दिन में 1 किताब पढ़े, मैं दिन में 4 किताब बदलने चला जाता था। तो खींच जाते थे पंडित जी, लेकिन चूँकि मेरे नाना जी का बहुत लिहाज़ करते थे। हुँ। उसके बाद ग्वालियर में ही 3 पुस्तकालय थे जी। और मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं तीनों में से किसी का भी सदस्य बन सकूँ, जी। क्योंकि उम्र तो 18 साल होनी चाहिए तीनों की 18 से सदस्यता जी। के लिए। जी। मेरी दुकान के जो मुनीम जी थे, बैजनाथ जी, वो मेरे बिहाफ़ पर तीनों के मेंबर थे। जी। उनके नाम से कार्ड बना था और मैं किताबें लेने जाता था। तो अच्छा। साहित्य सभा का अपना एक वो था, उसकी जो घुमावदार सीढ़ियाँ थी, मुझे आज तक याद है। अच्छा। और उनमें चढ़ते समय मुझे अजीब-अजीब तरह की फैंटेसीज़ आती थी, ख़्याल आते थे मन में। सेंट्रल लाइब्रेरी की बिल्डिंग, बहुत भव्य बिल्डिंग, पुरानी जी। रोमन बिल्डिंग्स से इंस्पायर्ड, तो उसके गलियारों में चलते हुए अजीब तरह के एहसास होते थे। हुँ। जेएनयू आने के बाद उस समय के जेएनयू का एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर था गीता बुक सेंटर, हाँ। जिसे एक बंगाली सज्जन चलाते थे, मित्रा नाम के, जो जगत दादा थे। और हुँ। जो आपके कहे बिना, अगर आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके आग्रह किए बिना खाता खोल देते थे आपका। अच्छा, किताब ले जाइए, पैसे जमा होते जाइएगा। क्या बात है! और वाह! माना जाता है कि वो 8-10 भाषाएँ जानते थे। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और तेलुगु तो धारा प्रवाह बोलते मैंने सुना। अच्छा। और वो चेन स्मोकर थे। वो उनकी सिगरेट कभी अलग नहीं होती थी होठों से। वो स्मृति उस दुकान की, गीता बुक सेंटर की, और वो मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वहीं मैंने पहली बार नामवर सिंह को देखा था। क्या बात है! किताब देखने आए थे, मैं बैठा हुआ था अली जावेद के साथ चाय की दुकान पर, देखो वो रहे नामवर सिंह। बेटा इन्हीं हाँ। के सामने इंटरव्यू में जाना है, तैयार होके जाना। उसी तरह उस दुकान को दिखाया, देखो वो आए विपिन चंद्रा। फिर हाँ। उस किताब की दुकान का एक उपयोग ये भी था कि मैं सुमन जी को साथ लेके जाता था और उन पर रौब मारने के लिए बड़ी फैंसी किताबें खरीदता था। जैसे एंटोनियो ग्रैम्सी की प्रिज़न नोटबुक्स, क्या अरे! है ये, खरीदनी है वो, पढ़नी-वढ़नी वो बात की बात है, लेकिन सुमन जी के साथ में तो खरीदनी है। हाँ। हालाँकि सुमन जी पर इन चीज़ों का मुझे कहते हुए बहुत दुःख है, इन चीज़ों का कोई ख़ास रौब-वौब पड़ता नहीं था। अच्छा। क्योंकि वो 2-4 दिन बाद ही उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि प्रिज़न नोटबुक्स पढ़ी क्या, ज़रा बताओ उसके बारे में। तो मैंने अच्छा, तो अच्छा। पूछे भी नहीं थे। तो तो रॉब किन चीज़ों का पढ़ा वो भी बताइएगा या किन किताबों का पढ़ा वो भी बताइएगा नहीं, बात नहीं, करके। उसका रौब पड़ा, रौब पढ़ने की बात नहीं है, बात ये है जी। कि एक्सप्लोर किया गया कि वास्तव में पढ़ी या खाम-खा में उठा लाए। हाँ, रौब तो पड़ा ही बिल्कुल। पढ़ने का, मतलब हम दोनों के बीच में जो संबंध बना, क्या जो संवाद और जो प्रेम में बदला, क्या वो बात इसीलिए कि हम दोनों की बहुत सी रुचियाँ एक सी थीं है! और बहुत सी रुचियों में हम सर्वथा विपरीत थे और हैं अभी भी। हाँ, सुमन बहुत ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं। जी।
अगर वो ये फैसला कर लें कि आज से मुझे ये काम नहीं करना, वो नहीं करेंगी। उनका अपने आप पर इतना नियंत्रण है। मेरा आलम ये है कि मैं सिगरेट छोड़ने का फैसला क्या, मैं अब तक के जीवन में करीब-करीब 100 बार तो सिगरेट छोड़ ही चुका हूँ। और शायद बाकी जीवन में 100 बार और छोड़ूँगा। बिल्कुल जॉर्ज बर्नार्ड साहब वाला मामला है मेरा। उनका चुटकुला कई बार मशहूर है कि छोड़ी सिगरेट छोड़ना कोई बड़ी बात है, लोग इतना तूफान है। मचाते हैं, 100 बार तो मैं छोड़ चुका मैं कई बार छोड़ चुका हूँ। वाह! मेरी हालत ये है। तो ये विपरीत हैं हम लोग इस जी, मामले में। कुछ तो चीज़ों में बहुत जी, गीता बुक सेंटर से फिर जी। हाँ, तो गीता बुक सेंटर एक वो है जगह जो मुझे बहुत हॉन्ट करती है, लगातार याद आती है। जी, फिर जेएनयू से जब उस तरह से संबंध नहीं रहा और हम कैंपस के बाहर रहने लगे, और कैंपस में रहते हुए भी जी, एक और दुकान थी जो दुर्भाग्य से अब बंद हो गई, वसंत विहार में, फैक्ट एंड फिक्शन। वहाँ अच्छा, मैं बहुत जाता था और उसके जो मालिक थे उनसे भी मेरी दोस्ती सी हो गई थी, और कई बार वो फ़ोन करके मुझे बताते थे कि डॉक्टर साहब फलानी किताब आई है, मुझे लगता है आपकी दिलचस्पी होगी इसमें। तो मैं खट से पहुँच जाता था, वो घर के पास ही था। वो बंद हो गई, तो उनको बंद जी, करना पड़ा क्योंकि अब किताबें खरीदने वाले लोग ऑनलाइन बहुत खरीदने लगे। लोग मैं खुद जी, जी, आजकल बिल्कुल, बिल्कुल। ऑनलाइन बाहरी सन्स खान मार्केट जी, में जो जी, मशहूर दुकान खाना है मार्केट बाहरी, में, जी, हाँ, ऑनलाइन खरीदने के बावजूद अभी भी ये है कि महीने भर में 1-2 बार तो मैं बाहरी सन चला ही जाता हूँ, जस्ट लाइक जी, दैट। जी, क्योंकि किताबों के बीच खड़े होना अच्छा लगता है और उसमें ज़ाहिर है जी, कि एक आध किताब आप खरीद भी लेते हैं। खरीद भी अभी लेते हैं। पिछले दिनों गया, तो वो दारा सिकों पर एक किताब दिखी, मैंने खरीद ली और फिर बाद में पछताया क्योंकि कोई ख़ास दम थी नहीं किताब में। कौन-सी किताब थी? अब नाम दारा सिकों ही नाम था उसका। अच्छा, अब लेखक का नाम नहीं बताऊँगा मैं, नहीं, नहीं, ठीक क्योंकि है, मैं समझ जाऊँगा इसलिए क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ किताबें उस पढ़ी किताब हैं। उस किताब पर चूँकि प्रतिकूल टिप्पणी कर रहा हूँ इसलिए लेखक का नाम नहीं, नहीं नहीं, नहीं, ठीक है, बताऊँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसी लगी है, मैं ठीक जी, है, जी, होनी भी। तो फिर जो एक मेमोरी किताबों और लाइब्रेरीज़ की आपने बात की, जी, तो साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, मुख्य लाइब्रेरी, जी, वो मुझे बहुत याद आती है। एक तो वो विशाल भव्य भवन और दूसरे उसके अंदर वो सब पुराने ढंग का सब टीम-टाम, लेकिन साथ में सारी आधुनिक सुविधाएँ। और वहाँ जो जैसे एक किताब थी बॉक्स वालाज़, जी, वो 1857-58 के, जिसे वो लोग म्यूटनी कहते हैं, जी, पर हमारे हिसाब से स्वाधीनता संग्राम, उसमें कानपुर के अंग्रेज़ों और लोकल लोगों के बीच में किस तरह के रिश्ते थे हुँ, जी, और उस विद्रोह से जुड़ी हिंसा में उन रिश्तों का क्या हुआ। किताब का नाम है द बॉक्स वालाज़, जी, वो मैंने वहीं पढ़ी थी और चूँकि उसे इश्यू नहीं करवा सकते थे फॉर सम रीज़न, मैं उसे पढ़ने के लिए बैठा रहता था वहाँ काफ़ी देर तक। लाइब्रेरी के अंदर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, सब कुछ सेंट्रली हीटेड था। जी। बाहर निकलते ही खाट खड़ी हो जाती थी सर्दी में, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर का महीना था हिमांशु, और वो हाँ, 3 बजे वो चाँद दिखने लगता। हाँ, आप घड़ी में देख रहे हैं दोपहर के 3 बज रहे हैं, ऊपर चंदा मामा दिख रहे हैं हुँ, और ठंड के मारे हालत खराब हो जाती थी। तो फिर चलते हुए, सिकुड़े हुए अपने जैकेट की जेबों में हाथ घुसेड़े हुए और टोपी खूब कस के पहने हुए किसी तरह फ्रेंचास्का के घर पहुँचते थे। और क्या तो वो मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ना याद है। और वाह! ये गीता बुक सेंटर और जेएनयू लाइब्रेरी। क्या जेएनयू लाइब्रेरी केवल लाइब्रेरी नहीं थी हम लोगों के लिए। हुँ, जी, वो हमारे लिए, जिसे पुरानी भाषा में संकेत स्थल कहते हैं, जी, पता नहीं आप लोग समझते हैं या नहीं, जी, जी, लेकिन संकेत स्थल मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों में संकेत है उसका, जी, रांदेवू। तो वो कई लोगों का, मेरा और सुमन का ही नहीं, अन्य कई हाँ, जोड़ों का संकेत स्थल जेएनयू लाइब्रेरी हुआ करती थी, रैक्स के क्या बीच में। रैक्स के के अलावा भी अन्य गतिविधियाँ होती थी। क्या बात है, क्या और बात है। वहाँ बैठ के लोग, चूँकि वो जनरली रात के 10 बजे तक खुली रहती थी, परीक्षा के दिनों जी, में 24 घंटे खुली रहती थी। जी, तो वहाँ कई बार हम लोग रात-रात भर बैठे रहते थे। चाय पीते रहिए, कुछ ना कुछ बाहर जाके खाते रहिए और जी, गप्पे लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, घूमते रहिए। तो जेएनयू लाइब्रेरी का अपना एक रोमांस था जो आज तक याद आता है। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये तो ऐसा जवाब ऐसा है कि जवाब में आदमी जैसे उर्दू में कहता है महव हो जाए, वैसा वाला जवाब है ये। तो वो है सर मुझे शुक्रिया। ये बताएँ कि आपने नामवर जी का ज़िक्र किया। आप उनके शिष्य रहे
और उनकी बहुत किताबें हैं और उनका एक वाचक परंपरा वाला भी एक प्रकांड रूप है जिससे हम सब वाकिफ हैं। उनकी लिखी किताबों में आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और उनका लिखने पढ़ने का संसार कैसा था, जो कि आप उनके जितने करीब रहे हैं, हम तो नहीं रहे, हमने तो उन्हें दूर से देखा। और तो मैंने आपकी तुलना में तो जाहिर है कि मैं करीब कह सकता हूँ अपने आप को नामवर जी के, लेकिन मैं नामवर जी के संभवतः एकेडमिकली प्रिय विद्यार्थियों में से था, लेकिन पर्सनली मैं उनके निकट नहीं था। अच्छा। नामवर जी वैसे भी थोड़े गंभीर और रिजर्व किस्म के व्यक्ति थे, तो कम से कम मुझे निजी तौर पर उनके निकट होने का सौभाग्य नहीं मिला, और ना मुझे ऐसी कोई खुशफहमी है कि मैं निजी तौर से उनके निकट था। डेफिनेटली मैं उनका स्टूडेंट था और मेरे काम को उन्होंने बहुत संवारा और मुझे बहुत डांटा भी गड़बड़ करने के लिए, और बहुत खुल के अप्रिशिएट भी किया, तारीफें भी की और एनकरेज भी किया। वो बहुत, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे परिवार पर भी उन्होंने अपना एक गहरी छाप छोड़ी। सुमन, ऋतंबरा, ऋत्विक, सब उनके साथ एक लगाव। सुमन तो खैर स्टूडेंट ही थी उनकी, हम मेरे साथ ही। एनीवे, मुझे नामवर जी की किताबों में सर्वाधिक प्रिय है कविता के नए प्रतिमान, और वो एक ऐसी किताब है जिसे मैं अभी भी बार बार पढ़ता हूँ। और मैं आपके ऑडियंस में जो नौजवान लड़के लड़कियां हिंदी ही नहीं किसी भी साहित्य में रुचि रखने वाले जो लोग हों, उनसे मैं पुरजोर सिफारिश करूंगा कि कविता के नए प्रतिमान जरूर पढ़ें। नामवर जी की जो साहित्य के बाहर के लोगों में अधिक चर्चित और प्रशंसित किताब है दूसरी परंपरा की खोज। वो तो बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि मैं उसको ही अपनी प्रिय किताब बताऊंगा। मुझे लगता है कि आपको भी शायद यही उम्मीद थी। जी। दूसरी परंपरा की खोज बहुत प्रॉब्लमेटिक किताब मुझे लगती है। अच्छा। मध्यकालीन जिसे कहा जाता है और जिसे मैं आरंभिक आधुनिक कालीन भारत कहता हूँ, उसके बारे में नामवर जी का जो विश्लेषण है उस किताब में और जो समझ है, वो टू बी वेरी फ्रैंक डेटेड सोर्सेस पर आधारित है और उससे सहमत होने का कोई आधार मैं देखता नहीं, इसलिए वो किताब मुझे उतनी नहीं रुचती। लेकिन कविता के नए प्रतिमान बेहद महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि वो आपको कविता पढ़ने की तमीज देती है और उसमें आप नामवर जी द्वारा किए गए विभिन्न कवियों और कविताओं के मूल्यांकनों से असहमत हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि फला कवि को इतना महत्व क्यों दिया, फला को क्यों नहीं दिया, ये वैसे हो सकती हैं। लेकिन मेथड के स्तर पर, और ये मैं मानता हूँ हिमांशु, फिलॉसफी की जानकारी होने के नाते, फिलॉसफी का एक तरह से विद्यार्थी होने के नाते मैं ये जानता हूँ और आपसे भी कहूँगा कि इस पर गौर करें कि ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स, यानी तत्व मीमांसा और जिसको कहते हैं कि वस्तु मीमांसा या अधिभौतिकता, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, प्रमाण का स्वरूप, ज्ञान की प्रक्रिया, आप ज्ञान कैसे अर्जित करते हैं, किस तरह से अर्जित किया ज्ञान प्रामाणिक है, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी, किस तरह अथॉरिटी को आप डिफाइन करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो किसी भी फिलॉसफी में ये सवाल केंद्रीय सवाल होते हैं, और इस लिहाज से कविता के नए प्रतिमान कविता पढ़ने की जो मेथड प्रपोज करती है, मैं खुद ये कह सकता हूं कि नामवर जी कई जगह खुद अपनी मेथड का शायद पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए फला कविता को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, फला को नहीं दे रहे हैं, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन जो मेथड वो प्रपोज करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए मेरी प्रिय किताब नामवर जी की किताबों में से, कई सालों से मैं लिख भी चुका हूं इस पर, मेरी प्रिय किताब कविता के नए प्रतिमान। बहुत बढ़िया। और अब ये बिल्कुल बातचीत सही जगह पर आ गई, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला था कि चूंकि आप आलोचक हैं और तमाम चीजों पर आपने लिखा है, मुझे एक चीज बताएं कि किसी किताब को, किसी रचना को पढ़ने का सही तरीका क्या है कि पाठक उसकी गहराई में उतर सके, उसके तमाम अर्थों को समझ सके। और अगर कोई ऐसी किताबें हैं जो ये बताती हों कि किताबें कैसे पढ़ी जाएं, तो इस पर भी अपनी बात बताएं। ऐसी कोई किताब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा जो ये बताती हो कि कैसे पढ़ें, क्योंकि मुझे इस तरह की किताबों से बचपन में मैंने पढ़ी थी उस जमाने में
जी। डेल कार्नेगी और स्वेट मार्डन की किताबें आती थी। आजकल भी जी। आती होंगी इस तरह की किताबें। हुँ। आजकल उसकी बड़ी चर्चा मैंने सुनी थी, क्या था यार वो एल्केमिस्ट। हाँ। तो इस तरह मैंने पढ़ा भी है एल्केमिस्ट, जी। लेकिन मुझे इस तरह की किताबों से सख्त चिढ़ है जो आपको जीवन की विधियाँ सिखाएँ। हुँ। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, नहीं, सफल ये जीवन की। एप्रिसिएशन के संदर्भ में हमने पूछा सर ये सवाल कि नहीं, मैं बता रहा हूँ। रचना को आप समझ नहीं, नहीं, सकें। मैं जी। बत नहीं, नहीं, इसीलिए मैंने कहा जी। कि मैं ऐसी किसी किताब का ज़िक्र नहीं करूँगा जी। कि इसमें फ़ॉर्मूला दिया हुआ है, इसको लागू कीजिए और किताब पढ़ लीजिए। ऐसी जी। कोई किताब नहीं होती, होती हो तो मेरी उसमें कोई रुचि नहीं। जी। पढ़ें कैसे, ये सवाल जायज़ है। देखिए, जी। होता ये है कि कुछ लोग किसी किताब तक उसे पढ़ने के लिए जाते हैं और कुछ लोग किसी किताब तक उसे ठीक करने के लिए जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही ठीक आपने। करने के इरादे से किसी किताब तक नहीं जाना चाहिए। क्या बात है। मैं अगर घोर संघी सोच की भी किताब पढ़ूँगा, उसे ठीक करने के इरादे से नहीं पढ़ूँगा। क्या बात है। मैं उसे एक खुलेपन के साथ, एक एकेडमिक विनम्रता के साथ पढ़ूँगा। चाहे वो किताब सावरकर और गोलवलकर जैसे महत्वपूर्ण लोगों की हो, चाहे वो किसी साधारण व्यक्ति की लिखी हुई हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्रवादी की हो, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की लिखी हो, किसी की लिखी हो। ऐसे विचार के व्यक्ति की जिससे मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन मैं उस किताब को एक पाठकीय विनम्रता के साथ पढ़ूँगा। किताब की टोटलिटी को ग्रैस्प करने की कोशिश करूँगा। किताब 100 पेज की है तो उसके पहले 5 पेज पढ़ के मैं ये फैसला तो कर सकता हूँ कि आगे पढ़ना है या नहीं। क्योंकि कुछ किताबें इतनी बोरिंग, इतनी प्रिटेंशियस होती हैं कि आगे पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे एक फुटनोट के तौर पे आपको बताऊँ, जब यूपीएससी का मेंबर था, जी। तो कैंडिडेट से मेरा एक स्टैंडर्ड सवाल होता था कि आप क्या पढ़ते हैं? हुँ। तो बहुत सारे लोग उत्तर में चेतन भगत का नाम लेते थे। तो हुँ। फिर मैंने कहा कि यार अब नाम लेते हैं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, वरना मैं हुँ। आगे बात कैसे करूँगा? हाँ। आप कहें कि मैं चेतन भगत को पढ़ता हूँ, तो मैं कैसे पूछूँगा कि कौन-सा उपन्यास पढ़ा है, बताइए उसके बारे में। हुँ। तो मैंने ही सही। नहीं पढ़ा। तो मैंने ऋतम्बरा जी से कहा तो ये हँसने लगी। बोली, "पापा तुम पे नहीं पढ़ते बनेगा।" अरे मैंने कहा, "तो मँगवाओ तो सही 1-2।" बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो देखते-देखते यूपीएससी का टर्म खत्म हुए 7 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा। हुँ। तो मेरी बिटिया जी जो उस समय स्कूल में थी या शायद कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुँच गई थी। हाँ, जी। शायद फर्स्ट सेकंड ईयर में पहुँच गई थी। इन्होंने मँगवा दिए 1-2 नॉवेल कि पढ़ो। मैं 2 पैराग्राफ से अधिक नहीं पढ़ पाया। आई कन्फेस इट। और फिर मैंने कोशिश छोड़ दी, क्योंकि वो कोई इतने महत्वपूर्ण लेखक नहीं है मेरे लिए कि मैं उनकी किताब पढ़ने में 2-3 घंटे दूँ, जो बहुत बहुमूल्य हैं, क्योंकि जीवन विविध है, बहुत कुछ करना है, लेकिन संक्षिप्त है। जी। अनंत जीवन किसी को नहीं मिलता। तो मैंने जी। तय किया कि कोई भी कहेगा कि चेतन भगत को पढ़ते हैं, तो मैं अगले सवाल पे चला जाऊँगा। तो ये तो आप कर सकते हैं कि किसी किताब में जी। जी नहीं लगा, और रुचि की भी बात हो सकती है, विषय की भी बात हो सकती है। अब जैसे मैंने कहा कि भई मुझे ये किताब जी। बहुत अच्छी लगी, अर्ली जी। मिडिएवल ओरिजिन्स ऑफ इंडिया। हो सकता है आपको जी। दिलचस्पी ना हो उसमें, तो जी। आप छोड़ दें, ये तो समझ में आता है। जी। लेकिन आप उस किताब को टोटली उसके आर्गुमेंट को या उसके कथ्य को एक तरह से उसके साथ डायलॉग किए बिना, उसको समझे बिना, उस पे फतवे ना दें। ये कहा जा सकता है कि चेतन भगत के बारे में मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी सीमाएँ हैं कि जब कोई उपन्यास हो, तो वो मुझे कम से कम बाँधे तो सही पढ़ने के लिए। कम सही। से कम अंग्रेज़ी तो ठीक-ठाक लिखे यार, मेरी अंग्रेज़ी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हुँ। इतनी खराब भी नहीं है और इतनी खराब अंग्रेज़ी नहीं झेली जाती, लिखित रूप में। सही। सही। एनीवे, तो हुँ। पढ़ने का ढंग ये है बंधु जी। कि आप किसी भी किताब को विनम्रता के साथ पढ़ें जी। और उत्सुकता के साथ, जी। दिमाग बंद करके ना पढ़ें। जी। और क्यों पढ़ें इसका जवाब हम पहले ही दे चुके हैं। बिल्कुल। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप बुद्धिमान हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता घटती चली जाएगी दिन ब दिन।
घटती चली जाएगी, निखार नहीं आएगा उसमें। हाँ, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं, मैं तो ब्लंटली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप बुद्धिमान है ही नहीं, सीधी सी बात। सही। लेकिन ये मैं पूरी विनम्रता के साथ नहीं, बोल ऐसे ही अच्छा भी लगता है। आप जब ऐसे कहते हैं तो अलग रंग बनता है उसका। हाँ जी, आगे चलिए। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जो कि आपने ये बात जहां पर छोड़ी है, जैसे जो भक्ति काल के कवि हैं उनको लेकर ये बात बार बार आती है, या कबीर हो, तुलसी हो, या और चाहे सी हो, कि इनको पढ़ते वक्त कैसे, एक नजरिया तो ये है कि भाई इनको आज का जो बौद्धिक विमर्श है उसके दायरे में रहकर समझना पढ़ना चाहिए। दूसरा ये है कि रचना की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, तो आपको उस समय के हिसाब से, जैसे कि तुलसीदास को लेकर जो विवाद जिस तरह से होते हैं आप उनको समझते हैं, या कबीर में भी किसी तरह से कुछ बातें आती हैं, तो इसको कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, जो बात आपने अभी कही ना, वो दोनों बातें अपनी जगह सही है, और मेरे जैसा पाठक उन दोनों को लगातार ध्यान में रखता है। आप, और इसी अर्थ में कहा जाता है कि महान लेखक कभी अतीतकालीन नहीं होते, वो समकालीन ही होते हैं। जी यानी कबीर हों या तुलसीदास हों या जायसी हों या कोई भी हो इस तरह से। अभी मैंने उत्तर रामचरित का नाम लिया, जी जी, भवभूति। अभी अभिनवगुप्त का नाम लिया। ये सब लोग सैकड़ों साल पहले हो चुके। महाभारत 2000 साल पहले रचा जा चुका। मुझे आज भी उसे पढ़ने का मन करता है, मैं उसके टुकड़े उठा उठा के बार बार पढ़ता रहता हूँ। तो उस अर्थ में ये रचनाएं और ये रचनाकार मेरे लिए समकालीन है, ठीक है ना। जी अब सवाल यह है कि मेरी कोई समकालीन चिंताएं हैं, मैं जहां मौजूद हूं, मेरी उम्र 60 साल से अधिक है, 65 साल से अधिक है, तो पिछले 40-50 साल में जो अनुभवों का और जानकारियों का संचित कोष है मेरे पास, उससे उत्पन्न होने वाली चिंताएं, उससे उत्पन्न होने वाली उत्सुकताएं, उन्हें ये किताबें कहीं ना कहीं कुछ देती हैं, तभी तो मैंने पढ़ता हूँ, एक बात। लेकिन इसके साथ इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि मिसाल के तौर पर कबीर या किसी को भी ले लीजिए, उनके और मेरे बीच में करीब 600 साल का फासला है, और उस 600 साल के फासले को मैं और आप तो क्या कबीर के राम तक नहीं मिटा सकते। वो फासला कहीं नहीं जा सकता। कबीर के लिए ये अकल्पनीय था कि उनके नगर बनारस से सिकंदर लोदी के नगर दिल्ली तक कोई 1.5 घंटे में आ जाए। आज ये साधारण आदमी के लिए संभव है, अगर वो 5,000 रुपए खर्च करने की इच्छा रखता हो। दिल्ली से बनारस की फ्लाइट 1.5 घंटे से भी कम की। मैं और आप सैकड़ों मील दूर होते हुए इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आमने सामने बैठे। टेक्नोलॉजी केवल मशीनों को नहीं बदलती, वो इंसानों को भी बदलती है। जी और पहले थोड़ा बदलाव वो धीरे दिखता था, आजकल इंटरनेट के आने के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद ये बदलाव बहुत तेजी से दिखने लगा है। दिखता तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो 600 साल की ही दूरी नहीं, बल्कि जो टेक्नोलॉजी के कारण आ रही तेजी है, उसकी वजह से उस दूरी के आयाम और बड़े होते जा रहे हैं। उस सही। दूरी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर मैं आज की चिंताएं जस की तस वहां ले जाऊं कबीरदास के दरवाजे पर और कहूं बाबा इनका समाधान कर दूं, तो काहे कर दें। पुतला आपने चलाया है, सफाई कबीरदास करें। या मैं आज के अपने समझ को ले जाऊं और तुलसीदास को कहूं कि ऐसे नहीं होता। एट द सेम टाइम तुलसीदास के यहाँ रामचरितमानस में जिस तरह की चीजें मिलती हैं, उनको रैशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे कहिए कि हाँ तुलसीदास जी महान कवि हैं, लेकिन प्रतिक्रियावादी सोच के कवि हैं। मैं जब हिंदी में अपनी क्लास शुरू करता था, जब मैं पढ़ाता था ये भक्ति जी काल, जी पहली ही क्लास में मेरा ये स्टैंडर्ड वाक्य होता था कि हिंदी के सबसे बड़े कवि तुलसीदास हैं और हिंदी के सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी कवि भी तुलसीदास हैं। तो बड़ा कवि हो, प्रगतिशील ही हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, जो आसान जबान में जो लोग ये सुन रहे हैं, अगर उनको ये खोल कर बताना हो कि प्रतिक्रियावादी से क्या मुराद है, तो उसको कैसे समझा जाए? प्रतिक्रियावादी से मुराद ये है कि जो विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं, उनमें से उन विकल्पों को चुनना जिनका वक्त जा चुका है। प्रतिक्रियावादी से मुराद ये है इस कॉन्टेक्स्ट में कि हर स्तर पर जन्म आधारित ऊंच नीच को स्वीकृति देना।
कबीर के यहाँ मिसाल के तौर पर, यहाँ समस्या ऐसे समझिए कि कबीर के यहाँ जन्म आधारित जातिगत ऊंच नीच की कठोर आलोचना है, लेकिन स्त्रियों के प्रति कबीर का रवैया भी काफी प्रॉब्लमेटिक है। तुलसीदास का रवैया तो स्त्रियों के प्रति भी प्रॉब्लमेटिक है, तथा कथित हीन जातियों या निम्न जातियों के प्रति भी प्रॉब्लमेटिक है। पूरे सोशल स्ट्रक्चर के प्रति, कविता के पढ़ने के प्रति, यानी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 10 बार ये कहते हैं कि जिसकी श्रद्धा ना हो, जो श्रद्धा और आस्था के साथ ना सुने, उसे ये कविता सुनाई नहीं जानी चाहिए, उसे ये कथा सुनाई नहीं जानी चाहिए। ये क्या बात हुई कि ये राम कथा केवल उनके मतलब की है जो आस्थावान हैं, जो भक्त हैं? ये क्या बात हुई? मतलब अगर आप मेरी पुस्तक पढ़ के या मेरी बात सुन के मेरी आलोचना करें तो ठीक है, मुझे बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने मित्रों और समर्थकों से ये कह दूं कि हिमांशु वाजपेयी को मेरा उपन्यास पढ़ने मत देना, वो आलोचना करता है? ये क्या बात हुई? तो इस अर्थ में मैं कह रहा हूं कि तुलसीदास जी निश्चित रूप से अद्वितीय प्रतिभा के धनी कवि हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, और इसीलिए मैंने अपनी प्रिय किताबों में, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो कवितावली का नाम लिया था। जी। मुझे कवितावली बेहद पसंद है, और कभी समय मिला, अवसर मिला, मैं कवितावली पर अलग से एक किताब लिखना चाहता हूँ। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न था, तो आप जायसी को पढ़ें, कबीर को पढ़ें, तुलसी को पढ़ें। आपने जो बात कही हिमांशु, आपने बहुत सही शब्द दिए। उनकी अपनी रचना और उनके अपने समय की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। उस समय को आज की राजनीति का अखाड़ा बना के ना पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। और ये केवल भारतीय कवियों के बारे में सच नहीं है, दुनिया भर के कवियों के बारे में सच है, और विचारकों के बारे में सच है। क्योंकि आप एक बात समझिए ना कि चीजें विकसित हुई हैं। स्त्री अधिकारों की जो चेतना आज मेरे और आपके लिए सहज है, तुलसीदास और कबीरदास को 100 साल पहले का कोई व्यक्ति कल्पना कर सकता था उसकी? जी। सावित्रीबाई फुले के संघर्ष के पहले पिछले 300-400 साल में क्या ये बहुत सहज माना जा सकता था कि कोई स्त्री पीएचडी करे और वाइस चांसलर भी बन जाए और क्या क्या बन जाए? विद्या तो एक तरह से ज्यादातर स्त्रियों के लिए वर्जित थी ना। तो ये तो 100 साल पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, परिवर्तन आए हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह के, उनको ध्यान में रखे बिना आप अगर पढ़ेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि ना तो आप 15वीं और 16वीं सदी में पहुंच सकते हैं, और ना जायसी और तुलसीदास और कबीर 21वीं सदी में आ सकते। ये डिस्टेंस कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या बात है सर। अच्छा, हम थोड़ा लौटते हैं आपकी अभी आज के वक्त में लौटते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम पुरानी बात कर रहे हैं। और आपकी किताब जो मैंने बहुत अभी पढ़ी है, नाकोहस, और अच्छी तरह से पढ़ी, मतलब बहुत गंभीरता के साथ पढ़ी, और उसके बाद मैं आपसे उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जरूर बताइए। जैसे आपने तो जब नाकोहस जब आई, उससे पहले आप स्थापित थे आलोचक के तौर पर, और उसके बाद आप एक बिल्कुल नए मैदान में उपन्यास लेखक के तौर पे आए। पहला ही उपन्यास था आपका, हालांकि कहानियां आपने उसमें लिखा है कि आप लिखते रहे थे, लेकिन जब आप उपन्यास के मैदान में आए, तो मुझे ये बताइए कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि जो जिन जिन चिंताओं को नाकोहस रेखांकित करता है, वो तो आप लगातार उसके पक्ष में उस स्टैंड लेते रहे हैं, लिखते रहे हैं, आलोचना के तौर पर भी लिखते रहे हैं। और दूसरे, मुझे एक बहुत बारीक चीज मैं पूछ रहा हूं, क्या आप नर्वस थे कभी कि उपन्यास आलोचना में तो इतना धाक जमी हुई है, और ये उपन्यास तो बिल्कुल नया मैदान है, तो इसको कैसे रिसीव किया जाएगा? ये दोनों चीजें मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, नर्वसनेस का तो ऐसा है कि पुनः कहूँ, सुमन जी विश्वास नहीं करती हैं, लेकिन ये सच है कि अभी भी मैं भाषण इतने देता हूँ, और माना जाता है कि अच्छे व्याख्यान देता हूँ, अच्छे भाषण देता हूँ, बड़े अच्छे पब्लिक स्पीकर्स में मेरी गिनती होती है। और मैं जानता हूँ कि आपको भी इस पर यकीन नहीं होगा, सुमन को नहीं होता तो आपको क्यों होगा, लेकिन ये सच है कि अभी भी जब मंच पे जाता हूँ तो मैं नर्वस रहता हूँ। और मंच पर जाने के पहले मेरी मुखमुद्रा अगर कोई देखे तो वो महसूस कर सकता है कि मैं नर्वस हूँ। मुझे बेचैनी होने लगती है, अटपटा लगने लगता है, और एक ऐसा भाव रहता है कि जल्दी से जल्दी भाषण दूँ और
पिंड छूटे भागो, ये होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए, जो आपने कहा ना एक महीन बात पूछ रहे हैं, तो इस महीन जवाब को भी समझिएगा। दूसरी तरफ मैं जब बोलता हूँ तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एक जैसे कहिए कि आग्रह के साथ, और भाषण के दौरान अगर कोई चुटकी लेनी हो या ऑडियंस में कोई व्यवधान हो तो उसे बहुत दो टूक डांट देने में भी मैं नहीं चकता। अभी 14 नवंबर को ही मैं एक जगह व्याख्यान दे रहा था और वहाँ एक सज्जन मोबाइल पे बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे कह दिया था कि हम यहाँ आपके मनोरंजन के लिए नहीं आए हुए, या तो आप मोबाइल पे बात सुन कर लीजिए या सुन लीजिए, और नहीं तो बाहर जाइए, कि मैं अभी भी कर देता हूँ। तो ये दोनों बड़ा अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन ये दोनों चीजें सच है। रही बात नाकोहस की, जी। तो बंधु ऐसा है, एक तो थ्योरेटिकली मैं ये मानता हूँ कि हमारे समय को व्यक्त करने के लिए और उस पर सीरियसली रिफ्लेक्ट करने के लिए उपन्यास से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। ये मैं सीरियसली मानता हूँ। जब आप इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सुनेंगे और वो मेरी प्रिय किताबों की लिस्ट पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें खासी तादाद में उपन्यास है। या महाभारत जैसा महाकाव्य है जो अकेला 1000 उपन्यासों के बराबर है। तो उपन्यास के बारे में मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपने कहा कि जो कुछ आप नाकोहस में जो कहना चाहते हैं मैं कह सकता हूँ, और निबंधों में और पुस्तकों में और व्याख्यानों में वो बातें कही जा सकती हैं और मैंने कही भी हैं, लेकिन गिरगिट के अंतर्द्वंद को मैं व्याख्यान में नहीं रख सकता। खुद गिरगिट का बुद्धिजीवी कहे जाने पर तिलमिला जाना, वहाँ संकेत यह है जो आपके जैसे सावधान पाठक तक पहुंच गया होगा कि स्वयं गिरगिट किसी जमाने में बुद्धिजीवी रहा है, बुद्धिजीवी होने पर गर्व करता रहा। उसका नाम भी इसीलिए गिरगिट है। एग्जैक्टली, ये इसीलिए ये बात व्याख्यान में इतने कन्वीइंग ढंग से नहीं कही जा सकती। इसी तरह उसमें जो चौड़ा सिंह नाम का एक कैरेक्टर रचा गया है, फिर उसमें जो रचना नाम की एक चरित्र है, फिर जो उसमें वो रचना के माध्यम से नाकोहस वो स्टेटमेंट देता है कि वो समझदार है, उसने नाकोहस को अपने मन में बैठा लिया है, तुम लोगों की तरह मूर्ख नहीं है। यानी जो जिसको कहिए कि सेंसरशिप का इंटरनलाइजेशन, ये आप एक वाक्य के तौर पर लिख सकते हैं। मैंने भी अभी बोला कि आपने सेंसरशिप को इंटरनलाइज कर लिया, लेकिन उसके इंटरनलाइजेशन के आपके ह्यूमन रिलेशंस में क्या नतीजे निकलते हैं? जी। एक उपन्यास है हंस फलादा का, एलोन इन बर्लिन। वो हिटलर के जर्मनी में यहूदियों की पीड़ा के बारे में नहीं है, वो जर्मन लोगों की पीड़ा के बारे में। एक जर्मन दंपत्ति का लड़का युद्ध में मारा जाता है, दूसरे महायुद्ध में, और उन्हें एकाएक बोध होता है कि ये युद्ध जर्मनी की महानता के लिए नहीं, हिटलर के अहंकार के लिए हो रहा है, और वो उसके विरुद्ध माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। वो जो डर है, वो किसी दरवाजे पर एक पोस्ट कार्ड छोड़ देते हैं जिसमें हिटलर के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है, तो उस इमारत के रहने वाले उस पोस्ट कार्ड को छूने से ऐसे डरते हैं जैसे आजकल हम बाजार से कोई चीज लाते हैं तो कोरोना के डर से 10 बार सैनिटाइज करते हैं। ये जो टेरर है हिमांशु, आप एक वाक्य में लिख सकते हैं कि हिटलर के जर्मनी में बहुत टेरर था, लेकिन टेरर का ये जो चित्र है, ये उपन्यास ही खींच सकता है या रचनात्मक कविता, कहानी। उपन्यास में एक समग्रता होती है, उपन्यास कई जुबानों से बोल सकता है। उपन्यास के हर कैरेक्टर के पास एक जुबान है, हर कैरेक्टर के पास एक बैकग्राउंड है, एक मनोविज्ञान है उसका, एक मनोविज्ञान है। तो उपन्यास शुरू से मुझे बहुत प्रिय रहे हैं। इंसिडेंटली मैं कहानियां पढ़ने में बहुत रुचि नहीं ले पाता, बहुत कहानियां ज्यादा नहीं पढ़ता मैं, लेकिन उपन्यास बहुत पढ़ता हूँ, जासूसी से लेकर महत्वपूर्ण तक। किसी ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे लिखा था, और सही लिखा था, कि मैं अभी भी सप्ताह में कम से कम एक जासूसी उपन्यास तो पढ़ ही लेता। अभी पिछले ही दिनों में अगाथा क्रिस्टी का वो उपन्यास 4वीं या 5वीं बार पढ़ रहा था। अद्भुत उपन्यास है, ABC मर्डर्स। अभी शायद 10 दिन पहले ही पढ़ रहा था, और अब शायद फिर से कुछ पढ़ूंगा उस तरह के खोज खाज के। तो उपन्यास की ओर जाने का कारण ये था
आलोचक का जहाँ तक है, किसी भी लेखक की तरह मैं आलोचक बनना नहीं चाहता था। इसमें एक सवाल मैं जोड़ देता हूँ सर, तब हाँ, ज़्यादा अच्छा जवाब आएगा। हाँ, मैं ये हाँ। पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप स्थापित तो थे, धाक थी आपकी, इतना पढ़ रखा था आपने, इतना विश्लेषण कर रखा था, तो ये चुनौती तो रही होगी कि कहीं फ़िक्शन पर आलोचक ना हावी हो जाए, क्योंकि ये अंदेशा जब दूसरे हुआ लोग तो नहीं। आपके बारे में रखते नहीं, होंगे, नहीं, आपके चाहने वाले, पढ़ने वाले, हुआ तो तो नहीं। ये जी, नहीं हुआ हुआ तो नहीं। नहीं वो, लेकिन असल ये में आपने आंतरिक तौर पे महसूस किया क्या इस चुनौती नहीं, को? नहीं, ज़रूर किया था और इसका ध्यान रखा। अगर मैं आपको बताऊँ, नाकोहस पहले कहानी के रूप में छपा था 2014 में। जी, वो एक पत्रिका जो निकलती है पाखी, उसमें छपा जी, था प्रेम भारद्वाज के कहने पे, वो लिखा गया और छपा। कहानी छपी थी। जी, तो उस पर कुछ मित्रों ने आपत्ति की कि ये तो कोई कहानी नहीं है, तो निबंध है। इसमें तो कुछ हुँ, होता ही नहीं है, घटना होती नहीं है। जी, क्या बात हुई कि 3 बुद्धिजीवियों को बुला के डाँट दिया है और इसको बड़ी भारी टॉर्चर और यातना बता रहे हैं, तो कहानी ही नहीं है। केवल विमर्श ही विमर्श भरा हुआ है। तो इस पर वो अरुण देव जो वेब मैगज़ीन निकालते हैं समालोचन, उसमें जी, खासी बहस चली। उसको डिसमिस करते हुए, बतौर कहानी का डिसमिस करते हुए संभवतः राकेश बिहारी ने एक लंबा लेख लिखा। फिर उसका अशोक पांडे ने वैसा ही स्पिरिटेड और जोरदार जवाब दिया जी, और वो बहस चलती रही, पक्ष-विपक्ष में। मैंने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। जी, मैं यूजुअली, अभी उपन्यास तो इकलौता ही है, उसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन अपने उपन्यास और अपनी 5-6 कहानियों के बारे में बात करने से बचता हूँ। जी, बहस में हिस्सा लेने से पॉज़िटिवली बचता हूँ, क्योंकि इस मामले में मैं बिल्कुल इस सोच का व्यक्ति हूँ कि बात बोलेगी हम नहीं। जी, नावल आपके सामने, आप करते रहिए। तो वो बहस हुँ, होती रही और कहानी है ही नहीं, कहानी है ही नहीं, तो उसमें मुझे ऐसे ही, हमारे यहाँ ग्वालियर की ज़ुबान में कहते हैं, जुंग चढ़ गई एक दिन, तरंग चढ़ गई हाँ, कि यार कहानी नहीं है तो इसको उपन्यास बना देते। मज़े-मज़े में मैंने कहा आप इसको कहानी भी नहीं मान रहे हैं तो मैं उपन्यास बना देता हूँ इसको। तो अच्छा। ऐसे वो उपन्यास लिखा जाना शुरू हुआ। तो इसकी तो अलग चुनौती रही होगी कहानी को उपन्यास में बदलने की? नहीं, नहीं, ये तो वो एक अलग ही जी, हाँ, जो भी कहिए आप। जी, तो वो, मैं उस समय बनारस में था। जी, मालवीय चेयर प्रोफ़ेसर के तौर पर 2-3 महीने के लिए मैं बनारस यूनिवर्सिटी में था, ये बीएचयू में। जी, जी, वहाँ मैंने नाकोहस लिखा और जैसा भी लिखा। जी, लेकिन एक तो ये कि आलोचक होने की वजह से या स्कॉलर होने की वजह से मैं तो ये मानता हूँ कि आपकी उपन्यास लिखने की और अच्छा उपन्यास लिखने की संभावना बढ़ जाती है। मेरे 2 परम प्रिय उपन्यासकार, ये कहना मुश्किल है कि उनकी विद्वान की छवि अधिक प्रबल है या उपन्यासकार की। एक हुँ, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हाँ, और एक अम्बर्टो इको। हुँ, अम्बर्टो इको उपन्यासकार थे और जी, अम्बर्टो इको लिंग्विस्टिक्स के और हिस्ट्री के, आर्कियोलॉजी के प्रचंड प्रकांड पंडित थे। हुँ, और वो अपने उपन्यासों में कई जगह ये शरारत करते हैं कि अगर आप स्वयं थोड़े बहुत पंडित ना हो तो उपन्यास पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपके। चैलेंजिंग नॉवेल लिख, हाँ, अगर आप यूरोप की हिस्ट्री ना जानते हो, लिंग्विस्टिक्स ना जानते हो, हाँ, फिजिक्स ना जानते हो, तो अम्बर्टो हुँ। इको का नावल आपके सर पे से गुजर जाएगा। लेकिन तो अगर आप दूसरे जानते उदाहरण हो, फारूकी साहब भी हैं उसके हाँ, फारूकी साहब ने जो नॉवल अपना लिखा, कई चांद थे सरे एग्ज़ैक्टली, आसमां। फारूकी साहब बहुत बड़े आलोचक हैं और जी, बहुत सम्मानित आलोचक उर्दू में और उर्दू क्या समूचे भारतीय साहित्य में। तो कई चाँद हैं सरे आसमां, जी, कई उसके चांद थे सरे इतना आसमां। प्रभावी होने के पीछे उनके पांडित्य का कोई योगदान है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। तो यही बात है। तो मुझे तो लगता है कि चूँकि आपने कहा कि मैं पढ़ता हूँ या जानकारी है या स्थापित आलोचक हूँ या जो भी हूँ, जी, तो मुझे लगा कि ये मेरे कहानियों में भी और उपन्यास में भी, 2 4-5 कहानियाँ जो लिखी उनमें भी और उपन्यास में भी, इस जी, चीज़ ने मुझे मदद की। कारण ये जी, कि मैंने इसमें ऐसा नहीं किया कि चीज़ों को यांत्रिक ढंग से एक अपने कह दिया जाए। कोशिश की हुँ, कि जो-जो 3-4 पात्र हैं उनको खुलने का मौका मिले थोड़ा बहुत। जी, ह्यूमन सिचुएशंस को समझने की, समझाने की कोशिश की। हालाँकि उपन्यास छप जाने के बाद मुझे लगा कि हड़बड़ी में मैंने इसको किया, थोड़ा-सा और इस पे समय देता और इसका आकार थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इसीलिए कई बार ये लगता है और बहुत से मित्रों का भी कहना है कि उसका एक इसका सीक्वल लिखा जाना चाहिए। दूसरा पार्ट तो है हाँ, शायद मैं क्योंकि परिस्थितियाँ तो अब और ज़्यादा उभर कर
वो हाँ, सामने है। परिस्थितियाँ तो भई मुझे तो लग रहा था कि मैं बड़ी भारी फैंटेसी कर रहा हूँ। अब तो सच्चाई मेरी फैंटेसी से कहीं आगे निकल गई है। हाँ, और उसी हाँ, डर को उभार भी देता है, ये जो डर आपके अंदर कहीं गहरे बैठा है उसको उभार देता है तो ये इस तरह सफलता है से। उपन्यास की। इंसान आपने जोड़ के जैसा देखा। जी। आपने जैसा कहा, बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से लोगों ने मुझे लिखा और लिखा भी, पब्लिकली लिखा कि साहब जी। इतना डरावना उपन्यास है एक स्तर पर। हाँ, है, जी। वाक़ई डरावना है। जी। उस डर को व्यक्त करने के लिए लिखा गया है, उस डर के प्रति आपको चेताने के लिए ही लिखा गया है, जो मैं खुद महसूस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी महसूस करें उस डर को। और वो डर किसी पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित नहीं है। जी। वो ये हर्ट सेंटिमेंट की जो पूरी पॉलिटिक्स है, हाँ, इस पे मैं इससे आना जो चाहता था। जो बिल्कुल। जो जो भयानक स्थिति पैदा होती है, उसका डर है वो। बिल्कुल। मुझे ये बताएं सर कि ये जो पूरा आहत भावनाओं का मामला है हुँ। एक तरफ, दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी का इतना जबरदस्त तर्क है, इन दोनों के बीच कोई हर सामंजस्य समाज में आपको होता दिखता है क्या? हर समाज में होता है हिमांशु, हर सभ्य समाज में होता है। हर सभ्य समाज में देखिए, किसी भी सभ्य समाज में कानून कैसे बनते हैं? जी। व्यापक कंसेंसस के आधार पर। जब व्यापक कंसेंसस बनाए बिना कानून थोपे जाते हैं, तो समाज में विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। हम उसमें ठीक ना है। जाएँ, जी। लेकिन हम थ्योरेटिकली माने कि कंसेंसस होता है ठीक है। और उसके आधार पर कानून बनते हैं। दुनिया के बहुत ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिहाज से बहुत ही आइडियल समाजों में भी हम्म। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कानूनी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कानूनी रिस्ट्रिक्शन की एक और खासियत ये होती है कि आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक। और अगर आप लीगल सिस्टम को या पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कन्विंस कर लें, तो कानून की सीमा का विस्तार या संकुचन हो सकता है। वो ठीक। किसी व्यक्ति और किसी ग्रुप की सनक पर निर्भर नहीं करता। आज ही की ठीक। ताज़ा मिसाल लीजिए। सड़क पर नमाज़ पढ़ी जानी चाहिए या नहीं, ये एक बहस का विषय हो सकता है। मैं पर्सनली स्पीकिंग सड़क पर इस तरह की किसी भी धार्मिक गतिविधि के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है? ठीक। गुड़गाँव में सड़क पर नमाज़ पढ़ी भी नहीं जा रही है। पब्लिक स्पेस में पढ़ी जा रही है, लेकिन वो पब्लिक स्पेस वो है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डेजिग्नेट की है। ठीक। अगर किसी को दिक्कत है उस डेजिग्नेशन से, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए, सरकार तक जाए, उसको बदल दे। जिन लोगों को लगेगा कि नहीं बदलना चाहिए, उनके पास भी ये विकल्प खुला हुआ है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएँ और कहें कि नहीं साहब, ये स्पेस यहीं रहना चाहिए, इस पर यही काम होना चाहिए। ये तो समझ में आता है। ये कैसे आप उचित ठहरा सकते हैं कि 20 लोग इकट्ठे हो जाएँ और शुरू हो जाएँ या नमाज़ नहीं होगी? भीड़ इकट्ठी हो जाए, एक फ़िल्म रिलीज़ हो और सिनेमा घर में 15 लोग पहुँच के पत्थर फेंकने लगें और फ़िल्म का प्रदर्शन रोकना पड़े, फ़िल्म का नाम बदलना पड़े। एक फ़िल्म बनी और 10 लोगों ने कह दिया हमारी भावनाएँ आहत हो गई, तो फ़िल्म का नाम बदलना पड़े आपको। ये कैसे संभव है? आहत भावनाओं के नाम पर टीवी पर डिबेट हो और प्रवक्तागण हाथ में तलवारें लेके आएँ और कुछ स्त्रियाँ घोषणा करें कि हम स्वयं सती हो जाएँगी अगर ये फ़िल्म नहीं रोकी गई तो। सौभाग्य से उनमें से कोई हुई नहीं। भगवान ने कृपा की, उनको सद्बुद्धि दी, लेकिन घोषणाएँ तो की गई थी। तो मेरा कहना ये है कि अभिव्यक्ति की स्वाधीनता और समाज में जिसको कहते हैं मर्यादाओं की रक्षा, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई भी सभ्य और डेमोक्रेटिक समाज डेमोक्रेटिक और कानूनी तरीकों का सहारा लेता है। उसके बाहर जाना गड़बड़ है। दूसरी बात, ये तो हुई एक व्यावहारिक बात। जी। फिलॉसॉफिकल बात ये है, और यहाँ मुझे लगता है कि मैं रवींद्रनाथ का एक वाक्य दोहरा के बात अपनी खत्म कर दूँ तो सबसे अच्छा होगा। जी। गोरा उपन्यास में रवींद्रनाथ का एक वाक्य है कि जी। समाज को मनुष्य के हित में, उसकी संवेदना के विस्तार के लिए उत्तरोत्तर प्रशस्त होना चाहिए। क्या बात है। मैं गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, नेहरू का प्रशंसक हूँ, राम जी में मेरी आस्था है, कृष्ण जी में मेरी आस्था है। आप देते रहिए गालियाँ मेरी बला से। मैं मानता हूँ कि आप चाँद पे थूकेंगे तो आपके मुँह पे गिरेगा। हम्म। करते रहिए। सही। कभी कोई चुटकी लेने लायक बात लगेगी तो ले लूँगा, उसके बाद आप झींकते रहिए, मेरी भावना नहीं आत्मसात होती। हाँ। सही।
क्योंकि मेरी आत्मा उतनी मजबूत है कि भावनाएं हाथ नहीं होती मेरी। कैसे करिए? सही, सही, सही। तो मुझे यही भावनाएँ समझ आप ना हो, इसके लिए भी किताबों से गुज़रना ज़रूरी है, ताकि आपकी नहीं, भावनाओं को मुझे भी एक तरह-तरह की दृष्टि मिल सके। मैं नाकवास का ही एक डायलॉग आपको अगर याद दिलाऊँ, जी। तो उसमें एक जगह वो शम्स या कौन कहता है कि यार हुँ। कई बार ऐसा लगता है कि भावना और बुद्धि 2 सगी बहनें हैं, लेकिन माँ-बाप ने इनके दुभात की है। भावना को ठीक से खिलाया-पिलाया नहीं है, तो बेचारी कमज़ोर हो गई है। इसमें हाँ। प्रोटीन की बहुत कमी है, तो बात-बात पे बीमार पड़ जाती है। मतलब सही। आपने कभी किसी की बुद्धि आहत होते हुए सुनी है? हाँ, भावना हाथ होती है। नेशनल टेलीविज़न पर कह दिया जाता है कि नोटों में चिप लगी हुई है। हाँ। नेशनल टेलीविज़न पर कह दिया जाता है कि फलानी जगह वो साँप और साँपिन जो है वो इश्क कर रहे थे। नेशनल टेलीविज़न आपको भूत के मोबाइल नंबर बताता है। मैंने तो आज तक किसी की बुद्धि हाथों से सुनी नहीं। क्या बात है। इन चीज़ों पर किसी की भावना नहीं आहत होते सुनी। सही। किसी ने उस महान चैनल से ये नहीं पूछा कि भाई साहब चिप लगी होने का आपने समाचार दिया था, इसके लिए कभी माफ़ी माँगेंगे? सही। गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। मैं यूएसए से लौटा, ये शायद 2-3 साल पहले की बात है। हुँ। सर्दियों का मौसम था, तो दिल्ली में क्या हालत होती है, सर्दियों के मौसम में हवा की, वो आप जानते हैं। जी, इस समय भी स्कूल बंद हैं और सब कुछ है। तो जी। एयरपोर्ट से निकलते ही मैंने एक ट्वीट कर दिया कि दिल्ली की हवा को लेकर लोग इतने परेशान हैं, हुँ। एक 10-5 हज़ार गाय दिल्ली की सड़कों पे छोड़ दी जाएँ, तो वो ऑक्सीजन छोड़ेंगी और दिल्ली की सारी हवा साफ हो जाएगी। तो लोग नाराज़ हो गए, लोगों की भावनाएँ आहत हो गई। बात हो गई। अगले अगले 2 दिन तक मेरे ट्विटर पर मुझे गालियाँ दी जाती रहीं। मैंने क्या गलत कहा? कबीर के ज़माने में भी बहुत आहत होती होंगी भावनाएँ, हमें लगता नहीं, है। नेचुरली होती थी, कबीर को भी झेलना ही पड़ा था। बिल्कुल। तो उसका तो क्या कर सकते हैं। सर अब ये भावना भावना जो है बेचारी कमज़ोर है, प्रोटीन नहीं है जी, उसके शरीर में। इसलिए वो बात-बात में उसको ज़रा-ज़रा सी बात पे ज़ुकाम हो जाता है और कुछ नहीं। क्या बात है। हुँ, सर, ये आखिरी 2 सवाल हैं और आप इन्हें हुँ, जल्दी-जल्दी बता सकते हैं या आराम से ही बता सकते हैं। ये नेहरू जी के ऊपर है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे बात हो और नेहरू जी पर बात ना हो, तो बात हुँ, मुकम्मल होती नहीं है। हुँ, तो एक तो सवाल ये है कि आजकल एक आंधी चल रही है कि हर समस्या के लिए नेहरू जी को दोष उनको देने की। लेकिन इस विवेक शून्यता को अगर एक तरफ हम रख दें और हम सीरियसली सोचें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारतीय राष्ट्र को नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान किन-किन क्षेत्रों में है, जिनसे कोई भी ईमानदार आदमी इनकार ना कर सके, चाहे वो कितना ही बड़ा आलोचक क्यों ना हो नेहरू का, बस ईमानदार होना शर्त है उसके लिए, तो वो कौन से योगदान आपको नज़र आते हैं? मैं ये अच्छा किया आपने कि आलोचक के पहले ईमानदार विशेषण लगा दिया। बिल्कुल, ईमानदार कि हो। आजकल नेहरू की आलोचना के नाम पर या उसके नाम पर जिस तरह की एक निंदा का और उस तरह का पर्यावरण बनाया गया है, जी, उसमें तो इस तरह के सवालों पे बात करना ही मुश्किल हो गया है। अब मैं आपको आपके सवाल का उत्तर देता हूँ। जी, सन 46 में जब ये तय हो गया था, एटली की सरकार ने तय कर दिया था कि हम भारत को आज़ादी देंगे, जी, तो चर्चिल का प्रसिद्ध वक्तव्य है कि ये हिंदुस्तानी, खास करके हिंदू, चर्चिल हिंदुओं से बहुत चिढ़ते थे, उसमें भी बनियों से बहुत चिढ़ते थे। और गांधी चूँकि बनिया थे, तो हुँ, चर्चिल का जो ठेठ एरिस्टोक्रेटिक मिजाज था, वो बहुत चिढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के बूते का नहीं है देश चलाना। ये 10 साल में हिंदुस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे और ये घुटनों के बल आकर के दे विल कम टू अस ऑन देयर नीज़। ये हमारे सामने घुटनों के बल आके गिड़गिड़ाएँगे कि आप वापस आ जाइए और हमारा देश सँभालिए। ये चर्चिल ने सन 46 में कहा था। चर्चिल साहब मेरा ख़्याल है सन 66-67 में गुज़र गए। भगवान उनकी आत्मा का जो चाहे करे। भारत तो सुरक्षित है। इंग्लैंड यूरोप का तीसरी दुनिया का देश कहलाने लगा है और भारत दुनिया की तीव्रतम बढ़ती हुई इकोनॉमीज़ में गिना जाने लगा था 7 साल पहले तक। आज की स्थिति थोड़ी पतली है। नंबर 1। नंबर 2, हम हिंदुस्तानियों की एक समस्या है या शायद दुनिया के सभी लोगों की होती होगी कि जो मिल जाता है उसकी कदर नहीं जानते। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं टेकिंग फॉर ग्रांटेड। जी, मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। जी, ये 2011 या 12 की बात होगी। जी, तो सिविल सर्विस का इंटरव्यू चल रहा था।
जी। हमारे सामने एक बहुत ही स्मार्ट फैंसी अंग्रेजी बोलने वाला सूट वूट पहने हुए नौजवान बैठा था। तो बातों ही बातों में वो भारत और चीन की आर्थिक प्रगति की तुलना करने लगा, और हम लोगों ने, बोर्ड मेंबर्स ने और हमने उसको थोड़ा प्रोब किया, बातचीत की। तो उसने कहा कि समस्या मूलतः ये है कि इस देश में टू मच डेमोक्रेसी है। हाँ, पिछले दिनों नीति हाँ, ये आयोग के जो मुख्य जी, कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसी फ्रेज का इस्तेमाल किया था कि टू मच डेमोक्रेसी है, इसलिए जी, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा जी, और सरकार जो है वो ठीक ठाक फैसले नहीं ले पा रही। जी, बोर्ड मेंबर ने उनसे पूछा कि लेकिन ये मनमोहन सिंह की सरकार ने तो इकोनॉमिक रिफॉर्म काफी किए हैं, ये सब है। जी, बोले नहीं सर, वो करना चाहते हैं लेकिन बहुत सबमिसिव है ना, तो बोल्ड हुँ, स्टेप नहीं ले पाते, इसलिए चीन की तुलना में हम लोग बहुत पीछे हैं। हुँ, तो एक बोर्ड मेंबर थे, रिटायर्ड सेक्रेटरी भारत सरकार के, उन्होंने उनसे एकाएक कहा कि वेल यंग मैन, जस्ट इमेजिन दिस इंटरव्यू वाज बीइंग कंडक्टेड इन बीजिंग। तो लड़के को समझ नहीं आया, क्योंकि यूपीएससी के अधिकांश अभ्यर्थियों की तरह वो स्मार्ट तो था, विवेक भी कितना था इसमें मुझे संदेह है। तो मैंने हुँ, उससे कहा कि मैं बताता हूँ क्या पूछ रही है। मैंने कहा ऐसा है भाई साहब कि ये इंटरव्यू अगर बीजिंग में हो रहा होता और आप हू जिनताओ की उस तरह आलोचना कर रहे होते जैसे मनमोहन सिंह की कर रहे हैं, और माओ से तुमको उस तरह डिसमिस कर रहे होते जैसे नेहरू को कर रहे हैं, तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपके और हम सबके घर वाले ढूंढते रह जाते कि कहाँ गायब हो गए। हुँ, 10 साल बाद भी मिलते या नहीं मिलते इसका पता नहीं लगता। मैंने कहा आप भारत सरकार में सिविल सर्वेंट बनने आए, आप आईएएस और आईपीएस बनने का सपना लेके यहाँ आए, और आप जानते हैं और बिल्कुल सही जानते हैं कि आपके राजनीतिक टीका टिप्पणी की वजह से आपके नंबरों पर अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ बैठकर देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। हिमांशु जी, जी, डेमोक्रेसी को हिंदी के एक उदीयमान कथाकार ने एक जमाने में सांड का अंडकोश कहा था, पंचतंत्र की कहानी याद करते हुए। सांड का वो अंडकोश कुछ दिन के लिए गायब हो गया था दिखना। आपका जन्म तब हुआ था यानी पता नहीं, लेकिन मैं नहीं, उस नहीं, समय हुआ, नहीं, नहीं हुआ था। तब मालूम पड़ा था कि उस सांड का अंडकोश कितना महत्वपूर्ण, और इन दिनों भी सांड के उस अंडकोश पर आवरण बीच बीच में पड़ते रहते हैं, तो मालूम पड़ रहा है कि वो कितना महत्वपूर्ण है। आज आपको नहीं पता कि आपकी किस हरकत के कारण जी, आपको बड़ी इनोसेंट हरकत लग सकती है, लेकिन उस हरकत के कारण आपके पोस्टर लखनऊ में लग सकते हैं और आपकी संपत्ति कुर्क हो सकती जी, है। तो ये जो डेमोक्रेटिक संस्कार है, ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, नेहरू के सामने प्रलोभन कम थे तानाशाह बन जाने के, उन्हें लिखित सुझाव दिए गए थे। वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ये मांग की गई। तो 21 साल की उम्र का हर व्यक्ति वोट देगा ये नहीं चलेगा, मतलब देश में इतने गैर पढ़े लिखे गरीब लोग हैं, उनके तो वोटों का कुछ भी दुरुपयोग हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट कीजिए। आज जो लोग डेमोक्रेसी के अलंबरदार बनते हैं वो अपने जरा इंटेलेक्चुअल एंसेस्टर्स का लेखन उठा के पढ़े उस समय। राइट विंग के बेचारा उस समय किस लिए आलोचना कर रहे थे नेहरू की, जरा पढ़े लोग खोज खोज कर। एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, और किस तरह का हिंदुस्तान था। अंग्रेजी राज के 200 साल में हिंदुस्तान का जीडीपी या जीडीपी शेयर इन वर्ल्ड जीडीपी 24% से घट के 4% रह गया। पर कैपिटा इनकम में 1 रुपए की वृद्धि नहीं हुई थी। यूरोप के होलोकॉस्ट को दुनिया रोती है, रोना भी चाहिए। बंगाल में डेलिब्रेट मैन मेड फेमाइन क्रिएट किया गया था, जिसमें लाखों लोग जानवरों की तरह मरे। पार्टीशन की विडंबना थी, पूरा प्रलोभन था एक सख्त इफेक्टिव सरकार के लिए। डेमोक्रेसी चली, सन 51-52 में चुनाव हुए, निरंतर चुनाव होते रहे, लोग प्रधानमंत्री की, कानून की, संविधान तक की आलोचना करते रहे और कॉन्फिडेंट रहे कि ये करना हमारा अधिकार है।
इसे आप छोटी मोटी उपलब्धि मानते हैं? पाकिस्तान में सन 56 में सैनिक विद्रोह हो गया था। पहली बार चुनाव 70 में हुए जाके। अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को हटा दिया था। इंडोनेशिया में, इजिप्ट में, चीन शुरू से ही एक पार्टी की तानाशाही थी। ऐसी स्थितियों में एक बहुत ही दरिद्रता वाले, बहुत कम साक्षरता वाले देश में कॉन्स्टेंटली डेमोक्रेसी बनाए रखना। 1952 के चुनाव में औरतों को वोटिंग राइट उपलब्ध था। अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1776 में। हर अमेरिकन स्टेट में औरतों को वोटिंग राइट 1920 में जाकर मिला। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा पर राजा को दस्तखत करने पड़े थे 12वीं सदी में। जी। इंग्लैंड में औरतों को वोटिंग राइट 1927 में मिला। ग्रीस, यूरोप वाले मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ग्रीस को, ठीक ही कहते हैं। मॉडर्न ग्रीस में औरतों को वोटिंग राइट 1952 में मिला। हिंदुस्तान में राइट फ्रॉम द डे वन एवरी मैन एंड वुमेन जिसकी उम्र 21 साल हो और जो पागल ना हो, उसे वोटिंग राइट था। ये छोटी मोटी उपलब्धि है। और इस डेमोक्रेसी के साथ नेहरू ने सन 91 से लेकर आज तक ये बात कही जाती है कि साहब हम रिफॉर्म इसलिए कर सके कि फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग थे। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग थे, किन नीतियों के कारण स्ट्रॉन्ग थे कि आपने रिफॉर्म किए और फिर भी आपकी आर्थिक और राजनीतिक स्वायत्तता बनी रही। इसलिए स्ट्रॉन्ग थे, हवा में स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो नेहरू की आलोचना 10 चीजों पे की जा सकती है। मैंने खुद कौन है भारत माता की जो हिंदी भूमिका है उसमें 2-3 चीजों के लिए तो की ही है, और भी कर सकता हूँ। अलग से पूरी किताब नेहरू पर लिखूंगा तो आलोचना करूंगा, लेकिन इन चीजों को आप डिसमिस कर सकते हैं तो कीजिए, उसका मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्तिगत धरातल पर हो या देश के धरातल पर कृतज्ञ होना मनुष्य का गुण है, और कृतज्ञता अच्छे मनुष्य की पहचान है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। चाहे नेहरू हो, गांधी हो, अम्बेडकर हो, सबकी आलोचना की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती, लेकिन आप इस तरह डिसमिस कर सकते हैं हवा में। या आप जैसे व्यक्ति को सवाल पूछना पड़े कि ऐसा कौन सा योगदान हो सकता है, वो वही योगदान है जो आपको दिखता तक नहीं, बिकॉज यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। जैसे उस लड़के को कोई चिंता नहीं थी, वो यूपीएससी का इंटरव्यू देने आया है कलेक्टर बनने के फेर में, और मनमोहन सिंह को कह रहा है कि तब वो प्राइम मिनिस्टर है। आज कह के देखे। सही क्या बात है, वाह क्या बात है। हो गया, अब तो बहुत समय हो गया यार, 1.5 घंटा नहीं, मैं वो बिल्कुल हो गया, लेकिन वो बात इतनी इंटेंस हो रही थी और आप इतने जज्बात से भरकर वो बात कह रहे थे कि वो इंटरव्यू से बाहर, इंटरव्यू की सीमा पार कर जा रही थी। मुझे आखिरी सवाल, मैं ये नेहरू जी से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पूछना मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए कि नेहरू जी, हम सब जानते हैं कि सांप्रदायिकता को जितने स्पष्ट तौर पर सांप्रदायिकता के खतरे को उन्होंने समझा, वैसा बहुत कम लोग समझते थे उनके दौर में। गांधी जी, आप जानते ही हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी देश के लिए। फिर उनके जाने के बाद कांग्रेस ने, बहुत वक्त तक कांग्रेस थी सत्ता में, तो ये जो आज हमें विकराल रूप दिखता है सांप्रदायिकता की समस्या का, राइट विंग की तो जो इसमें प्रॉब्लम है वो तो है, वो एक तरफ है, लेकिन कांग्रेस से कहां कोर कसर रही जो ये हमें इस तरह से दिखा, क्योंकि बहुत समय तक कांग्रेस ने राज किया है, तो क्या उस लेगेसी को संभालने में, उसको समझने में, या कहां पर आपको क्या लगता है कैसे? मैंने कौन है भारत माता की जो हिंदी भूमिका है जी, आपने किताब देखी है जी, तो कौन है भारत माता मूलतः अंग्रेजी में छपी थी,
जी, और उसकी एक प्रस्तावना मैंने लिखी थी अंग्रेजी में। जी। तो उस किताब का अनुवाद पूजा जी ने किया है, आप जानते हैं। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन उसके हिंदी अनुवाद या हिंदी संस्करण के लिए मैंने एक अलग से भूमिका लिखी, लगभग 50 पेज की एक भूमिका और लिखी। जी, मैं आपसे और दूसरे दोस्तों से निवेदन करूँगा कि उसे पढ़ लें। जी, उस भूमिका में जो बात मैंने कही है, वही मैं संक्षेप में यहाँ दोहराता हूँ। जी, सांप्रदायिकता के प्रसंग में एक तो मैं आरएसएस की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने मूलभूत कोर एजेंडा को ना कभी छुपाया, ना कभी त्यागा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना उनका लक्ष्य नहीं है। जी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो धारा 370 को उचित नहीं मानते जी, या यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वगैरह, वगैरह। इसके बावजूद अगर भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर, कांग्रेस से लड़ने के नाम पर, बाबू जयप्रकाश नारायण से लेकर के आजकल के बाबुओं तक लोग आरएसएस के साथ खड़े होते रहे, तो उनकी समस्या है, आरएसएस की समस्या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आज़ादी के बाद नेहरू से चूक हुई, और वो चूक ये हुई, आप चाहें तो उसे भलमनसात में की गई चूक कह सकते हैं, लेकिन चूक तो थी। उन्होंने माना कि चूंकि विभाजन हुआ है और विभाजन के बाद एक ट्रॉमा है और भारत में जो मुसलमान रह गए हैं जी, वो एक ट्रॉमेटाइज्ड सेल्फ के साथ हैं, तो इनके धार्मिक रीति रिवाजों में और सामाजिक मान्यताओं में हस्तक्षेप ना किया जाए। इसलिए नेहरू हिंदू कोड बिल तो सन 51 में ही ले आए, लेकिन इसी तरह का रिफॉर्म एजेंडा मुसलमानों की सामाजिक प्रैक्टिसेस पर लागू करने की बात उन्होंने नहीं सोची। ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन नेहरू ने चौथे दशक में कांग्रेस की ओर से मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट कैंपेन चलाया था, जिसका सारे देश में असर हुआ था, यूपी में और तमाम जगहों पर। और मुसलमान कांग्रेस के और कांग्रेस नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के साथ आए थे। मैंने उस किताब में ये सवाल उठाया है कि कानूनी हस्तक्षेप ना करना कि माइनॉरिटीज सेफ फील कर रहे हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन नेहरू ने पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को मुल्ला मौलवियों के हवाले क्यों छोड़ दिया? उनके बीच में उस तरह का मास कॉन्टैक्ट एनलाइटनमेंट कैंपेन क्यों नहीं चलाया गया? नंबर 1। नंबर 2, अब टू कट इट शॉर्ट, फास्ट फॉरवर्ड, सैटेनिक वर्सेस पर बैन करने वाला पहला मुल्क कौन सा था? किसी मुस्लिम मुल्क द्वारा बैन होने के पहले वो नावल यहां बैन हुआ था। तस्लीमा नसरीन के बारे में कांग्रेस के मंत्रियों का यह कथन था कि उन्हें मुल्लों से माफी मांगनी पड़ेगी। दा विंची कोड भारत में रिलीज की जाए या ना की जाए, ये फैसला करने के पहले पादरियों को वो फिल्म दिखाई गई थी। ये इटली तक में नहीं हुआ था, जहां रोमन कैथोलिक चर्च मौजूद है, वेटिकन सिटी में। अमेरिका में मैंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा है कि एक अलमारी में दा विंची कोड की कॉपियां रखी हैं, उसके सामने दा विंची कोड के खिलाफ लिखी गई किताब की कॉपियां रखी हैं। आप पढ़िए, खरीदिए। सिनेमा घरों के सामने ईसाई लोग खड़े पर्चे बांट रहे हैं कि बहुत खराब फिल्म है, इसमें ईसा मसीह की खिल्ली उड़ाई गई है, बाइबल के खिलाफ है। पर्चे बांट रहे हैं लोग, पर्चे ले रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। आपने बैन नहीं की, कृपा की आपने, ईसाई समुदाय ने भी समझदारी दिखाई, बैन की मांग नहीं की, लेकिन आपने वो फिल्म पादरियों को दिखाई। अब अगर कल को कोई राइट विंग हिंदू संगठन मांग करे कि फलानी फिल्म हमें दिखा करके दिखाई जाए, तो आप किस मुंह से मना करेंगे? नेहरू नहीं, क्योंकि नेहरू इस बात को जानते थे, लेकिन उनके बाद की कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि सांप्रदायिकता चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की, चाहे सिख की, एक सी खतरनाक होती है। और भारत जैसे देश में किसी भी सांप्रदायिकता के साथ खेलना आग के साथ खेलना। आप सैटेनिक वर्सेस बैन करेंगे, फिर अयोध्या विवाद में बेवकूफ़ी का फैसला लेंगे, फिर आपके सामने ये चीज़ है। फिर रथ यात्रा निकलेगी, उसके पहले सेकुलर वीपी सिंह जो हैं, वो सेकुलर वीपी सिंह और सेकुलर सीपीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए भाजपा के सहयोग से सरकार चलाएंगे। तो उसके बाद
जो होना वो हुआ। मूल समस्या हिमांशु ये है जी, कि एक तरफ जैसा मैंने आपसे कहा कि आरएसएस ने अपना एजेंडा कभी नहीं छुपाया और उनका आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्रिस्टल क्लियर है। जो लोग इस मुल्क में सांप्रदायिकता का विरोध करने की बात करते हैं उनमें से अधिकांश का पर्सपेक्टिव ही क्लियर नहीं। उनके लिए सांप्रदायिकता का विरोध केवल एक स्ट्रेटेजिक चीज है। आज ममता बनर्जी बहुत बड़ी एंटी बीजेपी फोर्सेस की लीडर हैं। तमाम लिबरल्स जी, एक के ऊपर एक गिरे पड़ रहे हैं उन्हें एंडोर्स करने के लिए। 2002 के बाद क्या रवैया था ममता जी का, और मैं कैसे मान लूं कि 2024 के बाद फिर वही नहीं होगा? क्योंकि कहीं कोई आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी है, कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जी, सिवाय मतलब नारेबाजी जैसी बातों के कि फासिज्म और सांप्रदायिकता और देश की एकता और इंटॉलरेंस, कहीं कोई थ्योरेटिकल प्रिमाइस है, कहीं कोई आर्टिकुलेशन है कि सांप्रदायिकता अगर खतरनाक है तो क्यों खतरनाक है? व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति के तौर पर बहुत से जी, लोग लिख रहे जी, हैं। विचारधारा विपिन के तौर पर। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। जी, विपिन चंद्रा ने महत्वपूर्ण काम किया है, मैंने खुद लिखा है, दिलीप सिमियन ने लिखा है, बहुत से लोगों ने लिखा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई इस पर दस्तावेजी काम किया है? कोई पेपर रिलीज किया है? अपने कार्यकर्ताओं को कोई कोई ट्रेनिंग नहीं। जी, ट्रेनिंग दी है? तो फिर क्या बेकार की बात है? आप ये समझते हैं कि केवल गवर्नेंस से हो जाएगा? हिंदुस्तान जैसे देश में भाई साहब अगले 50 साल तक पॉलिटिक्स ऑफ आइडियाज महत्वपूर्ण रहेगी, केवल गवर्नेंस से नहीं होगा। मोदी जी के सेकुलरिज्म की समर्थक और पॉलिटिक्स। वोटर जी, 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 केवल डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं दे रहे थे। तवलीन सिंह जैसे जिन तथाकथित जी, टिप्पणीकारों को ये लग रहा था वो आज हास्यास्पद हो चुके हैं। जी, 2014 में भी और 2019 में भी मोदी का वोटर केवल डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं दे रहा था, वो डेवलपमेंट, हिंदुत्व के ढांचे में डेवलपमेंट, इसके लिए वोट दे रहा था। जी, तो आप आइए, आपके पास क्या फ्रेमवर्क है? जी, तो उसमें नेहरू को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। मैंने जैसा आपसे कहा कि इट वाज अ ग्रेट ब्लंडर ऑन पार्ट ऑफ नेहरू टू थिंक कि कम्युनलिज्म जो है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस के चलते अपने आप, ऐसा नहीं, ऐसा हो भी नहीं जी। सकता था क्योंकि ऑल आइडियाज का। और अभी भी जो सेकुलर पार्टीज हैं वो कम्युनलिज्म का भय दिखाकर तो वोटर्स को लामबंद करना चाहती हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, लेकिन जैसा आपने कहा वो कोई ट्रेनिंग या कोई समझ बने पब्लिक की नहीं कम्युनलिज्म के नहीं खिलाफ, बने, उसको लेकर नहीं करती क्योंकि कुछ काम। वो करना नहीं चाहते ना, एक इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है ना। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कांग्रेस या दीगर पार्टीज, उनमें इंटेलेक्चुअल्स के प्रति वैसी हिकारत का भाव तो नहीं है जैसा बीजेपी में है। बल्कि जी, मैं खास करके कांग्रेस की इस बात के लिए तारीफ, जो बातें मैं अभी यहाँ कह रहा हूँ वो कांग्रेस के मंच पे अभी मैं कहता हूँ और इतने ही पन के साथ कहता हूँ, ठीक है? जी, जी, कांग्रेस ही मुझे एंटी नेशनल लेते हैं और इस बातें सुनने के बावजूद अपने कार्यक्रमों में भाषण देने के लिए मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। तो इंटेलेक्चुअल्स के प्रति वैसी विरक्ति और वैसी चिढ़ तो नहीं है, जी, लेकिन बतौर पार्टी के रीडिफाइनिंग द एजेंडा ऑफ पॉलिटिक्स, जी, नेहरू को ही अगर याद करते हुए बात करें तो रीएम्फेसाइजिंग रीट्रेटिंग द आइडिया ऑफ इंडिया, जी, इस दिशा में कांग्रेस क्या कर रही है या ममता जी क्या कर रही है? मुझे दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी आगे बढ़े, बहुत अच्छा है। और पॉलिटिक्स तो भाई एक रूथलेस नंबर गेम है। अगर वो जी, कांग्रेस से ज्यादा सीटें उनके पास होंगी तो जाहिर है कि वो नेता होंगी। आई डोंट माइंड, और मुझे उसमें ना कोई ऐतराज है ना कोई बहुत प्रसन्नता है, मैं इसमें न्यूट्रल हूँ। मेरी चिंता दूसरी है, जी, उनके पास कौन सा वो है फ्रेमवर्क। तृणमूल जी। कांग्रेस ने क्या हमें बताया है कि उनका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, उनका आइडिया ऑफ इंडियन नेशन क्या है? वो बताएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ जानने का। बहुत शुक्रिया सर। और इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया औपचारिक तौर पे अदा करूं, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि सर की जो किताबें, खास तौर पर ये जिस किताब का जिक्र अभी हुआ,
कौन है भारत माता, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में मौजूद है, नेहरू जी के ऊपर है। इसके साथ ही नाकुहस जो उपन्यास है, वो भी मुझे लगता है कि अगर इस समय को, इसकी पॉलिटिक्स को, इसमें जो सूचना का अनवरत आतंक हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है उसको समझने के लिए, और ये आहत भावनाओं का पूरा मामला समझने के लिए नाकुहस जरूर पढ़ी जानी चाहिए। कौन है भारत माता। पद्मावत पर एक बहुत अच्छी किताब है जो अभी तक अंग्रेजी में ही है, मेरा ख्याल है हिंदी में भी वो आएगी, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। पद्मावत में जो एक प्रेम का जिस तरह से मामला है, और सर की मशहूर जमाना किताब है अकत कहानी प्रेम की, कबीर को पढ़ने के लिए अनिवार्य किताब है। और मैंने कहा कि मैं हैरान हुआ था उसे पढ़कर। आप जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो जरूर पढ़ें। आप एक निधि से, एक दौलत से महरूम है अगर आपने उस किताब को नहीं पढ़ा। बस मैं ये कहूंगा सर, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आपको मतलब बहुत ज्यादा जहमत दी और बहुत देर तक आपको मतलब मैं ये चाहता रहा कि आप बोलते रहें। और आपसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत आभार आपका और आपके साथियों का, जो भी लोग आपके साथ ये काम कर रहे हैं। और अगर जाने अनजाने आप में से किसी की भावनाएं मैंने आहत कर दी हूं तो उसके लिए क्षमा याचना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू।